स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। जयंत कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अपने पिता के चेहरे पर आया भाव देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। डॉक्टर, शकुंतला ने उपहास करते हुए कहा, जयंत, हम तो बस माँ और बेटी हैं, बुरी और घायल। क्या तुम हमें बाहर निकालने के लिए इतने उत्सुक हो क्योंकि तुम्हें किसी बात का डर है? डर है कि मैं तुम्हारा राज खोल दूंगी। जयंत ने कुछ देर तक उन्हें देखा। उसका कसा हुआ चेहरा किसी कारण से शांत हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया है, क्या ये काफी नहीं है? अगर तुम्हें अभी भी कोई असंतोष है तो हम वास्तव में इस बारे में अकेले में बात कर सकते हैं। यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां माफी मांगनी चाहिए मैं माफी मांगूंगा, और जो भी मुआवजा दिया जाना चाहिए वह मैं दूंगा। मैं प्रीति को यूं ही कष्ट नहीं झेलने दूंगा। तुम अपनी बेटी और अपनी नातिन को इन बातों से धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। डॉक्टर, शकुंतला की निगाहें ठंडी थीं। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है तो अपनी पत्नी को मेरी नातिन जैसी ही चोट सहने दो। हमें किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। कोई भी मुआवजा मेरी नातिन के बिगड़े हुए चेहरे और उसके दर्द की भरपाई नहीं कर सकता। जयंत ने नेहा पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर आई उपेक्षा देखकर समझ गया कि वह डॉक्टर शकुंतला को गंभीरता से नहीं ले रही थी और उसे यह चोट कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। वह हमेशा से ऐसी ही रही थी, आम लोगों को नीचा दिखाती थी। चोट पहुंचाना और मारना उसके लिए कोई असामान्य घटना नहीं थी, लेकिन गुप्ता परिवार या मीरा परिवार हमेशा उसके लिए चीजों को संभाल लेते थे। उसने कभी कोई परिणाम नहीं भुगता जिसने उसके लगातार कानून तोड़ने वाले व्यवहार को बढ़ावा दिया। श्री गुप्ता को हालांकि कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। उन्होंने गहरी भौहें सिकुड़ी और डॉक्टर शकुंतला से पूछा, आखिर हुआ क्या है? आप जयंत पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ तो बस अपने बेटे से पूछिए। क्या हो रहा है ये वह किसी और से बेहतर जानता है। वह तो बस यहाँ नासमझी का दिखावा कर रहा है। डॉक्टर शकुंतला नेहा के करीब गई और उसके हाथ में लगी 2 सुइयां निकाल दी। प्रीति को मैं यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। अगर श्रीमती गुप्ता इसके लिए तैयार नहीं है तो हम किसी को जानबूझकर घायल करने की बात को सार्वजनिक करेंगे। आजकल खबरों के इतने हावी होने से तुम बहुत जल्दी मशहूर हो जाओगी। ये कहकर वह प्रीति के साथ मुड़ी और चली गईं। नेहा वहीं खड़ी रही, उनकी जाती हुई आकृतियों पर जहर भरी निगाहों से घूर रही थी। अगर श्री गुप्ता की उपस्थिति न होती तो वह अब तक उन्हें कोस चुकी होती और मार चुकी होती, उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देती। उसकी बाह में आया सुन्नापन आखिरकार कम होने लगा था, लेकिन उसके गाल पर थप्पड़ का दर्द अभी भी जल रहा था। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे इस तरह कब मारा गया था? आज उसने जो अपमान सहा था उसका बदला वह भविष्य में 100 गुना जरूर लेगी। श्री गुप्ता को पता था कि वह क्या सोच रही है और उन्होंने सख्ती से चेतावनी दी, नेहा, इस मामले को यहीं खत्म करो। अब और कोई उलझन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें थप्पड़ मारे जाने से तुम नाखुश हो, लेकिन तुमने प्रीति के चेहरे को इस हद तक घायल किया है और यहां तक कि वह थप्पड़ भी उसके मुकाबले हल्का है। तुम सिर्फ इसलिए फायदा उठा रही हो क्योंकि उनके पास कोई शक्ति नहीं है। अगर उनके पास शक्ति होती तो क्या तुम उन्हें विरूपित करने की हिम्मत करती? नेहा, जो अभी भी अपने ससुर से कुछ हद तक डरी हुई थी, ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया। उसका चेहरा उदास था जब उसने कहा, बुरी औरत ने मुझे मारा भी है और कोसा भी, और मैंने कोई हंगामा नहीं किया है ना। बाहर वालों का ज्यादा पक्ष मत लो। मैं तुम्हारी बहू हूं जिसने गुप्ता परिवार के पोतों और पोतियों को जन्म दिया है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो ये बहुत निराशाजनक है। अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं देता तो क्या मैं जयंत को तुम्हारे लिए माफी मांगने और मुआवजा देने के लिए कहता? तुम्हें वास्तव में माफी मांगनी चाहिए। श्री गुप्ता अपनी बहू से बहुत नाखुश थे। न केवल उसने परेशानी खड़ी की थी, बल्कि उसे यह भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। उसने प्रीति के चेहरे को विरूपित कर दिया था और घर आकर इसका जिक्र तक नहीं किया। अगर प्रीति ने इस घटना को सार्वजनिक करने का फैसला किया तो गुप्ता परिवार निश्चित रूप से मीडिया के तूफान में फंस जाएगा और कॉरपोरेशन के शेयर की कीमत प्रभावित होगी। श्री गुप्ता ने थकी हुई आवाज में कहा, ठीक है, तुम वापस जाओ और खुद पर विचार करो और दिन भर परेशानी खड़ी करना बंद करो। जयंत, तुम मेरे साथ अध्ययन कक्ष में आओ। लेकिन नेहा वहीं खड़ी रही, जाने से इनकार करते हुए। वह अभी भी गुल को अपने साथ घर वापस ले जाना चाहती थी। अगर वह उसे श्री गुप्ता के पास छोड़ देती तो कौन जानता था कि उसके बेटे को कितनी मार पड़ेगी और कितना दुख सहना पड़ेगा। उसे गहरा पछतावा था और उसने चाहा कि वह कल अकेली आई होती। अगर उसने अपने बेटे को अपने साथ आने की जिद न की होती तो उसे श्री गुप्ता द्वारा सजा भुगतने के लिए हिरासत में नहीं लिया जाता। ये देखकर कि वह हिल नहीं रही है, जयंत ने उस पर ध्यान नहीं दिया और भारी मन से श्री गुप्ता के पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। एक बार जब वे अध्ययन कक्ष में थे तो उसने श्री गुप्ता को थकी हुई आवाज में पूछते हुए सुना, तो तुम मुझसे और क्या छिपा रहे हो? जब डॉक्टर शिवानी गुप्ता परिवार के साथ थी तो क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है? जयंत जानता था कि प्रीति की दादी के हंगामा करने के बाद वह इस मामले से अब और बच नहीं सकता। उसने शुरू में सोचा था कि इस तरह का संबंध डॉक्टर शिवानी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा और इसलिए उसकी मौत के बावजूद उसकी मां इसे उजागर नहीं करेगी और निश्चित रूप से गुप्ता परिवार के पास नहीं आएगी। कम से कम प्रीति को खुद डॉक्टर शिवानी के अतीत और उसके साथ उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था, और यह तथ्य भी नहीं पता था कि वह वास्तव में उसकी बेटी थी। इससे पता चलता है कि उसकी दादी ने कभी इसका जिक्र उससे नहीं किया था। ये सब नेहा की गलती थी।
अगर उसने प्रीति का चेहरा खराब न किया होता तो बुरी औरत के पास गुप्ता परिवार के घर आने का कोई कारण नहीं होता और वह निश्चित रूप से अतीत को नहीं खो देती जिससे वह इतनी मुश्किल स्थिति में पड़ जाता। एक कहावत है, एक समझदार पत्नी चुनो। नेहा अपनी बड़ी बेटी वाली नखरों और अपने मिजाज के साथ ऐसी नहीं थी जिससे तुम शादी कर सको। अगर मीरा परिवार की ताकत न होती तो वह इतने सालों तक उसे कैसे बर्दाश्त कर पाता। पिताजी, मैं वास्तव में कुछ समय के लिए डॉक्टर शिवानी के साथ था। श्री गुप्ता को इस स्वीकारोक्ति से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्रीति की दादी इतनी गुस्से में थी, उन्होंने यहाँ तक कि जयंत के चेहरे पर थप्पड़ भी मारा था और उसने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा था। ये स्पष्ट सबूत था कि उसने वास्तव में उनके साथ गलत किया था। उसे बस गहरा निराशा हुई। लगता है कि तुमने अपने तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले हैं। मैंने सोचा था कि शादी और बच्चे होने के बाद तुम सुधर गए होगे, लेकिन लगता है कि तुम अभी भी वही हो। और गुल, उसकी सारी बुरी आदतें उसने शायद तुमसे सीखी हैं। नहीं पिताजी, मैंने शादी के बाद बहुत कुछ बदल दिया और मैंने गुल को ठीक से सिखाया है। मैंने हमेशा उसके सामने एक सकारात्मक छवि बनाए रखी। उसे मेरे पिछले गलत कामों के बारे में पता नहीं है। वह सोचता है कि नेहा और मेरी शादी अच्छी है। वह एक खुशहाल और गर्मजोशी भरे पारिवारिक माहौल में पला बड़ा है। तो तुम्हारे और डॉक्टर शिवानी के बारे में क्या? उस समय तुम पहले से ही शादीशुदा थे और मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी थी कि तुम उसके साथ हस्तक्षेप न करो। तुमने फिर भी उसके साथ क्यों संबंध बनाए? उसके व्यक्तित्व के साथ? क्या डॉक्टर शिवानी तुम्हारी मालकिन बनने को तैयार थी? जयंत ने धीमी आवाज में कहा। वह तैयार नहीं थी, इसलिए उस समय मैंने उससे झूठ कहा कि मेरा तलाक हो गया है। मैंने उससे शादी करने का वादा किया और इसलिए वह मेरे साथ रहने को तैयार हुई। तुम? श्री गुप्ता ने उस पर उंगली उठाई। इतने गुस्से में थे कि वह केवल तुम ही कह पाए, इससे पहले कि वह कुछ देर के लिए फिर से बोलने में असमर्थ हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रीति की दादी आज इतने गुस्से में आई, ये सोचकर कि जयंत ने उनकी बेटी को धोखा दिया था। डॉक्टर शिवानी ने अपनी माँ को हमारे बारे में सब कुछ बताया होगा, इसलिए बुरी औरत को सब कुछ पता है। इसीलिए वह इतनी असभ्य थी। पिताजी, मुझे पता है कि मैं गलत था और मैंने उसके बाद उससे संबंध तोड़ लिए थे। इतने सालों में वह मेरी एकमात्र गलती थी। वह बस बहुत सुंदर थी और मैं उस समय खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए। लेकिन श्री गुप्ता ने एक ठंडी हंसी निकाली। बस वही एक गलती। तो कुछ दिन पहले अस्पताल में जिस बच्चे की मौत हुई, वह कहाँ से आया? क्या वह बच्चा तुम्हारी नेहा से शादी के बाद पैदा नहीं हुआ था? पिताजी, उस समय क्या मैं बेटे के लिए बेताब नहीं था? नेहा मुझे एक नहीं दे सकी और हमारी पहली 2 बेटियां थीं। अपनी बेचैनी में मैंने एक और महिला को आजमाने के लिए ढूंढा। पिताजी, यह मेरे लिए नहीं था, यह गुप्ता परिवार के लिए था, ईमानदारी से। श्री गुप्ता गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा जिससे एक दबी हुई धमाका की आवाज आई। तुम मूर्ख! क्या एक नाजायज बच्चे को शादी से पैदा हुए बच्चे जैसा माना जा सकता है? अगर तुम्हें बेटा नहीं हो सकता तो इंतजार करो और कोशिश करते रहो। इसके अलावा भले ही तुम और नेहा एक बेटा न कर पाए, क्या अंश अभी भी नहीं है? ये ठीक अंश के कारण था कि वह एक बेटे के लिए इतना उत्सुक था। हालांकि जयंत अंदर से क्या सोच रहा था वह अपने चेहरे पर नहीं दिखाएगा। उसका चेहरा शर्म से भरा था। हाँ पिताजी, मैं वास्तव में मूर्ख था। मुझे नहीं पता कि उस समय मुझ पर क्या आ गया था। दूसरों को बेटे होते देखकर मैं खुद पागल जैसा हो गया था। एक बेटा चाहता था। तो तुम डॉक्टर शिवानी के साथ थे क्योंकि तुम एक बेटा चाहते थे? जयंत के चेहरे पर अपराध बोध का रंग गहरा गया। आधा कारण वह था और आधा ये था कि वह मुझे वास्तव में आकर्षक लगी और मुझे थोड़ी पसंद भी थी। श्री गुप्ता की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। तो फिर तुमने बाद में उससे संबंध क्यों तोड़ लिया? क्योंकि वह तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। नहीं, जयंत ने रुककर कहा, यह इसलिए था क्योंकि वह भी एक बेटी को जन्म दे रही थी। एक बेटी ज्यादा काम की नहीं थी। मुझे एक बेटा चाहिए था। श्री गुप्ता चौंक गए और जल्दी से जवाब दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रीति? जयंत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ठीक है पिताजी, प्रीति वास्तव में आपकी अपनी पोती है। आपको अनिच्छा से उसे अपनी पोती के रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। इसे भी एक अच्छी बात माना जा सकता है ना? श्री गुप्ता व्हीलचेयर में गतिहीन बैठे रहे और कुछ देर तक उसे देखा। तो उसके पहले से ही एक बच्चा था, फिर भी तुमने उससे नाता तोड़ लिया। मुझसे छिपाकर तुमने क्या अशोभनीय घिनौनी हरकतें की हैं? पिताजी, मुझे पता है कि मैंने उस समय जो किया वह गलत था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। नेहा भी मेरे साथ परेशानी खड़ी कर रही थी और धमकी दी थी कि वह आपको इसके बारे में बता देगी, इसलिए मैं डॉक्टर शिवानी से संपर्क तोड़ने के लिए मजबूर था। आह भरते हुए जयंत ने कहा, यह सब उस समय मेरी भ्रम की स्थिति के कारण है। हालांकि क्या आपको वास्तव में नहीं लगता कि प्रीति का आपकी अपनी पोती होना एक अच्छी बात है? श्री गुप्ता चुप हो गए। बहुत देर बाद उन्होंने अपनी पलकें नीचे की और कहा, वास्तव में यह एक अच्छी बात है। जयंत मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसके पिता प्रीति के चिकित्सा कौशल के बारे में चिंतित थे और उसे अपनी पोती के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया था। ये जानकर कि वह वास्तव में उनकी पोती है, उनका दिल हल्का हो गया होगा। श्री गुप्ता ने एक समान स्वर में कहा, तुम्हें इस मामले के बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था, फिर ये सब जटिलताएं नहीं होती। जयंत ने तुरंत कहा, मुझे अभी अभी पितृत्व परीक्षण के नतीजे मिले थे और मैंने आपको बताने का मौका नहीं पाया था जब नेहा ने परेशानी खड़ी कर दी। जो एक खुशी का मौका होना चाहिए था वह उसके द्वारा बर्बाद कर दिया गया। मीरा परिवार द्वारा वह वास्तव में हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है और मैं उसके साथ क्या करूं ये समझ नहीं आता। वास्तव में वह मीरा परिवार द्वारा बिगाड़ी गई है। श्री गुप्ता को परेशानी पैदा करने वाले लोग पसंद नहीं थे और उन्हें उन बेटों या पोतों से नाराजगी होती थी जो परेशानी पैदा करते थे। बहू की तो बात ही क्या। हालांकि अब जब प्रीति अचानक एक अपरिचित व्यक्ति से उनकी पोती बन गई थी तो नेहा द्वारा खड़ी की गई परेशानी अब महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी। आखिरकार वे सभी गुप्ता परिवार से थे।
भले ही प्रीति एक नाजायज बेटी थी, फिर भी वह गुप्ता परिवार का खून वहन करती थी और वह मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। अन्यथा अगर गुप्ता परिवार की बदनामी होती तो इससे प्रीति को भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा, जयंत, सब कुछ के बावजूद हमें प्रीति को अपने परिवार में वापस स्वीकार करना होगा। उसके पास असाधारण चिकित्सा कौशल है और सिर्फ इसी के लिए हमें उसे पहचानना चाहिए। और केवल उसे पहचानकर और उसे मिस गुप्ता का खिताब देकर ही उसकी दादी तुम्हारे मामलों को बढ़ाना बंद करेंगी। जयंत अच्छी तरह जानता था कि प्रीति को मिस गुप्ता का खिताब देना सिर्फ एक बहाना था। उसके पिता वास्तव में जो चाहते थे वह ये था कि प्रीति उनके पैर का इलाज जारी रखे। प्रीति और उसकी दादी का चिकित्सा कौशल ही वास्तव में मूल्यवान था। उनके साथ उनके पिता का भविष्य का स्वास्थ्य सुरक्षित था। अगर प्रीति को स्वीकार नहीं किया गया तो वे निश्चित रूप से फिर से गुप्ता परिवार के सदस्यों का इलाज नहीं करेंगे। लेकिन सच कहूं तो जयंत वास्तव में प्रीति को परिवार में वापस स्वीकार नहीं करना चाहता था। अन्यथा वह आज तक इस बात को श्री गुप्ता के सामने स्वीकार करने में इतना समय नहीं लगाता, क्योंकि यह उसके चरित्र पर एक धब्बा था। पिताजी, मैं भी प्रीति को वापस स्वीकार करना चाहता हूं। हालांकि वह गुप्ता परिवार को पहचानने के लिए तैयार नहीं हो सकती है और वह ऐसी व्यक्ति नहीं लगती है जो शक्ति और धन के लिए साजिश रचेगी। इसके अलावा अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो हम बाहर की दुनिया से क्या कहेंगे? हम यह नहीं कह सकते कि वह मेरी नाजायज बेटी है। यह उसके लिए अच्छा नहीं है, नहीं यह हमारे गुप्ता परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। श्री गुप्ता का व्यवहार पहले ही शांत और संयमित हो चुका था। उनकी उंगलियां लयबद्ध तरीके से मेज की सतह पर थपथपा रही थीं। हम स्वाभाविक रूप से यह नहीं कह सकते कि वह एक नाजायज बेटी है। प्रतिष्ठा सुनने में अच्छी नहीं लगती। जिस तीसरे बच्चे को तुमने जन्म दिया था वह अब नहीं है ना? बस प्रीति को उसकी जगह लेने दो। आखिरकार तीसरा हमेशा कमजोर और बीमार रहा है, अस्पताल में रहता है और किसी ने यह नहीं देखा कि वह कैसी दिखती है। जयंत कुछ हद तक अनिच्छुक था। ये बिल्कुल सही नहीं लगता है ना? साथ ही नेहा शायद इससे सहमत नहीं होगी। हमारे गुप्ता परिवार के मामले कब से उसके तय करने के लिए हो गए? श्री गुप्ता ने उस पर एक नजर डाली। उनका लहजा कुछ हद तक परेशान था जब उन्होंने कहा, तुम्हें उसे अपनी बात मनवानी होगी। तुम गुप्ता परिवार के मुखिया हो। अगर वह हंगामा करती है तो बस उसे मीरा परिवार वापस भेज दो। उसे तब लौटने दो जब वह अपने नखरे खत्म कर चुकी हो। उसकी गलतियों को इस हद तक मत बढ़ाओ कि वह तुम्हारे सिर पर सवार होना चाहती है। अब जयंत के पास कोई बहाना नहीं बचा था। वह बस खुद को संभाल कर कह सकता था, ठीक है, मुझे पता है पिताजी। साथ ही प्रीति को परिवार में वापस स्वीकार करना एक बात है, माफी मांगने जाना पूरी तरह से दूसरी बात है। तुम्हें अभी भी उचित रवैया दिखाना होगा और मुआवजा दिया जाना चाहिए। तुम्हें न केवल प्रीति से माफी मांगनी चाहिए बल्कि तुम्हें श्रीमती वर्मा से भी मिलना होगा। हम श्रीमती वर्मा के साथ अपने संबंध को बिगड़ने नहीं दे सकते। क्या तुम समझते हो? तब जयंत को एहसास हुआ कि उसके पिता प्रीति को वापस स्वीकार क्यों करना चाहते थे। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि प्रीति का चिकित्सा कौशल जीवन बचा सकता था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसका श्रीमती वर्मा के साथ एक विशेष संबंध था। चूंकि श्रीमती वर्मा प्रीति के लिए न्याय के लिए लड़ने के लिए देर रात आने को तैयार थी, इससे पता चलता है कि प्रीति उनके दिल में एक महत्वपूर्ण जगह रखती थी। वह बिना किसी अच्छे कारण के प्रीति को अपनी पोती के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। मैं समझता हूँ पिताजी, निश्चिंत रहें। जब सामाजिक बातचीत को संभालने की बात आती है तो मैं हमेशा काफी माहिर रहा हूँ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि श्रीमती वर्मा संतुष्ट हों। श्री गुप्ता ने अपना सिर हिलाया। उन्हें वास्तव में इस क्षेत्र में अपने बेटे की क्षमता के बारे में चिंता नहीं थी। जयंत में भले ही कई प्रतिभाएं न हों, लेकिन वह मानव संबंधों की कला में बेहद कुशल था। वह एक ऐसा आदमी था जो लोगों का दिल जीतने के लिए झुक सकता था और फैल सकता था। वह दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा, चेहरे या गरिमा के लिए किसी भी चिंता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा। जब माफी मांगने की बात आएगी तो श्रीमती वर्मा निश्चित रूप से संतुष्ट होंगी। यह शायद एक कौशल था जिसे उसने अतीत में महिलाओं का पीछा करने से विकसित किया था। अंश इस संबंध में उसके जितना सक्षम नहीं था। यही कारण है कि उसकी व्यावसायिक समझ जयंत जितनी लचीली नहीं थी, न ही लोगों का दिल जीतने और संबंध बनाने में इतनी अच्छी थी। अब के लिए बस इतना ही, मेरा काम हो गया है। तुम अपने काम पर जा सकते हो। सबसे पहले जाकर प्रीति को शांत करो और उसकी दादी को नेहा के किसी के चेहरे को नुकसान पहुंचाने और विरूपण करने की खबर फैलाने न दो। ठीक है, जयंत ने जवाब दिया, लेकिन जाने में हिचकिचाया। श्री गुप्ता पहले से ही बहुत थके हुए थे। उसे अभी भी वहां देखकर वह मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ और है? ये गुल के बारे में है। पिताजी, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। वह अभी भी छोटा है। अनुशासन धीरे धीरे होना चाहिए। जब आप बच्चे को मारना शुरू करते हैं तो वह इसे कैसे सहन कर सकता है? तुम्हें मुझे अपने बच्चों को अनुशासित करना सिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वह 23 साल का है, अब इतना छोटा नहीं है। श्री गुप्ता ने ठहाका लगाया, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बटन दबाया, अध्ययन कक्ष से बाहर निकले और सोने के लिए बेडरूम में लौट आए। जयंत खुद को बिना किसी विकल्प के पाकर उस कमरे की ओर बढ़ा जहां गुल को बंद किया गया था और अप्रत्याशित रूप से पाया कि उसका बेटा किसी समय सो गया था। उसका दिल दुख से भर गया और उसने असहाय रूप से सिर हिलाया। ऐसा लगा कि कोई गंभीर समस्या नहीं थी, अन्यथा गुल इतनी गहरी नींद में नहीं सोता। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने नेहा को अभी भी बैठक में खड़े देखा। जाहिरा तौर पर जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसका श्री गुप्ता के साथ रहना उसके बाहर जाकर परेशानी पैदा करने से बेहतर था। उसने प्रीति का चेहरा खराब कर दिया था, जिससे उसे अपनी गंदगी साफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका मूड बेहद खट्टा था और भले ही नेहा ने उससे बात करने की कोशिश की, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं।
गुप्ता परिवार के घर से निकलने के बाद जयंत सबसे पहले श्रीमती वर्मा के स्थान पर गया, माफी मांगी, इस बात पर जोर दिया कि उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को प्रीति की दादी से थप्पड़ लगे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी माफी की मुद्रा पर्याप्त थी। फिर एक पल की देरी के बिना वह अस्पताल में प्रीति को खोजने के लिए जल्दी गया। जब जयंत अस्पताल पहुंचा तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। गुप्ता समूह के सीईओ के रूप में जयंत खुद काफी लोकप्रिय थे और मीडिया में उनके लगातार दिखाई देने के कारण बहुत से लोग उन्हें पहचानते थे, खासकर संगम अस्पताल जैसे निजी अस्पताल में जहां मरीज ज्यादातर अमीर या कुलीन थे। कुछ तो जयंत के साथ बातचीत करने में भी कामयाब रहे। ओह अध्यक्ष जयंत, क्या आप भी संगम अस्पताल में चेकअप के लिए हैं? क्या असुविधाजनक लगता है? कुछ गंभीर नहीं, बस एक नियमित चेकअप के लिए यहाँ आया हूँ। आप कैसे हैं अध्यक्ष ली? क्या आपका पीठ दर्द हाल ही में बेहतर है? बहुत बेहतर, संगम अस्पताल के डॉक्टर काफी कुशल हैं। मेरी पीठ रोज इतनी दर्द करती थी कि लगता था कि टूट रही है, लेकिन 2 सत्रों के एक्यूपंक्चर और उन्होंने मुझे दी गई सुइयां गोलियां लेने के बाद मुझे अब मुश्किल से ही कोई दर्द महसूस होता है। ये वास्तव में अद्भुत है। आपको बधाई अध्यक्ष श्री, आखिरकार सही डॉक्टर खोजने के लिए। मैं निराश था, अंधेरे में तीर चला रहा था, लेकिन यह मुझे ठीक करने के लिए निकला। हालांकि जिस डॉक्टर ने मेरा एक्यूपंक्चर से इलाज किया उसे एक मरीज ने घायल कर दिया और मैंने सुना है कि उसका चेहरा भी विरूपित हो सकता है। आजकल एक भरोसेमंद डॉक्टर खोजना इतना मुश्किल है। एक मरीज डॉक्टर को क्यों नुकसान पहुंचाना या मारना चाहेगा? मैं इस डॉक्टर को पूजने के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि मेरी पीठ का भविष्य उस पर निर्भर करता है। जयंत की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। अध्यक्ष ली द्वारा उल्लेखित डॉक्टर प्रीति तो नहीं हो सकती है ना? मैंने मूल रूप से इलाज को मजबूत करने के लिए एक और एक्यूपंक्चर सत्र लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह असंभव लगता है। निदेशक संघवी ने कहा कि डॉक्टर इतनी बुरी तरह से घायल हुई हैं कि वह अब काम नहीं कर सकती। अध्यक्ष ली उनके ठीक होने तक इंतजार कर सकते हैं और कुछ दिनों में इलाज के लिए वापस आ सकते हैं। आप सही कह रहे हैं अध्यक्ष जयंत, मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। आपको अब अपना शारीरिक परीक्षण करवाना चाहिए। फिर मिलते हैं। जयंत ने शिष्टाचार के साथ बातचीत को संभाला और मुड़ते ही वह किसी और से टकराया और प्लेजेंट्रीज का एक और दौर शुरू किया। उसका दिल बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी, बिना किसी श्रेष्ठता के भाव के। जो कोई भी उससे बात करता था, परिचित हो या न हो, उसे खुशी से जवाब देता था, हमेशा जवाब देता था कि यह बस एक नियमित चेकअप था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि वह वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य में था। भले ही वह वास्तव में बीमार होता, वह इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि इसे कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती थी। ये तब तक नहीं था जब तक वह प्रीति के कार्यालय में प्रवेश नहीं कर गया कि उसकी मुस्कान आखिरकार फीकी पड़ गई। प्रीति अपने घाव पर दवा लगा रही थी। हालांकि उसका इरादा घाव को जल्दी ठीक करने का नहीं था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से उपेक्षित नहीं कर सकती थी और बुनियादी एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी देखभाल अभी भी आवश्यक थी। जयंत को प्रवेश करते देखकर वह अपने कार्यों में रुक गई। उसका स्वर थोड़ा ठंडा था। अध्यक्ष जयंत। जयंत ने उसे देखा। उसके होठों के कोनों पर कड़वाहट का एक निशान था। अभी भी मुझे अध्यक्ष जयंत कह रही हो? मैं आपको और क्या कहूँ? क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें तुम्हारे मूल के बारे में नहीं बताया? प्रीति ने बिना किसी अधिक अभिव्यक्ति के उसे देखा। क्या मूल? जयंत ने थोड़ी भौहें सिकुड़ी। आज सुबह उसकी दादी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ नहीं कहा हो। उसने धीरे से आह भरी। प्रीति, मैं तुम्हारा जैविक पिता हूँ। तुम्हें मुझे पिताजी कहना चाहिए। अध्यक्ष जयंत मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं। कल जब मुझे चोट लगी, मैं तुरंत आपको खोजने गई थी, लेकिन आप मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं लगे थे। आज आप मुझे मेरे मूल के बारे में बताने के लिए क्यों तैयार हैं? जयंत ने सवाल को टाल दिया, प्रीति की समस्या का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय पूछा, क्या तुम्हें कल पहले से ही अपने मूल के बारे में पता था? प्रीति ने उसके टालमटोल को पकड़ लिया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें खोजने नहीं आती। मैं बस तुमसे नफरत करती। जयंत की अभिव्यक्ति तेजी से कड़वी हो गई। सच है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ गलत किया है, लेकिन प्रीति, मेरी अपनी मुश्किलें हैं। मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अतीत की उपेक्षा की भरपाई करने का मौका दे सकती हो। जब मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो तो मैं वास्तव में खुश था, इसीलिए मैंने तुम्हें वे उपहार भेजे। प्रीति सामने खड़े विरोधाभासों से भरे आदमी को देख रही थी। उसका दिल दर्द से भरा था। पहले वह जयंत को सिर्फ अपनी माँ का हत्यारा मानती थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह आदमी उसका जैविक पिता हो सकता है। उसकी माँ को उसने धोखा दिया, उसकी संतान को जन्म दिया, फिर भी उसने माँ को गांव वापस भेज दिया और कभी लौटकर नहीं देखा। अब जयंत को मार डालना भी प्रीति के दिल की नफरत को मिटा नहीं सकता था। वह उसे बर्बाद करना चाहती थी, उसे बेसहारा छोड़ना चाहती थी। वह सचमुच जयंत के साथ गहरे पिता पुत्री के स्नेह का नाटक करना चाहती थी। आखिरकार उसके साथ अभिनय करना उसके लिए फायदेमंद होता। इससे वह अपनी चौकसी कम कर सकता था और भी बातें उजागर कर सकता था। दुर्भाग्य से प्रीति उससे इतनी नफरत करती थी कि लाख कोशिश करने पर भी वह उसे पिताजी नहीं कह पाई। उसे घिन आ रही थी। वह नाटक नहीं कर सकी। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, अध्यक्ष जयंत, आप मुझे बस प्रीति कहकर बुलाएं। प्रीति मेरे अपने बुलाते हैं, ये नाम आपको शोभा नहीं देता। जयंत ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर तुरंत अपनी आंखें फेर लीं। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। नाखूनों से त्वचा फटी हुई थी, मांस बाहर की ओर निकला हुआ था, बैंगनी और विकृत होकर सूजा हुआ था। यह उसके चेहरे के दूसरे एकदम सही हिस्से के साथ तीखा विरोधाभास पैदा कर रहा था, जिससे किसी के लिए भी दूसरी नजर डालना असहनीय था। उसे नेहा पर गहरा गुस्सा था कि वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। उसने प्रीति के संपूर्ण चेहरे को नष्ट कर दिया, क्योंकि वह पूर्णता के विनाश को सहन नहीं कर सकता था।
पछतावे से भरी आवाज में उसने कहा, प्रीति, वास्तव में तुम्हारा नाम मैंने ही चुना था। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया था, तुम्हें बस उस समय ये पता नहीं था। और मेरे जन्म के बाद, तब आप कहाँ थे? मुझे पता ही नहीं था कि तुम पैदा हुई हो। मुझे लगा तुम्हारी माँ ने गर्भपात करवा दिया। उसने मुझे कभी सफाई देने का मौका नहीं दिया, बस मुझे छोड़कर चली गई और तुरंत किसी और से शादी कर ली। इसलिए मैंने फिर कभी उसे नहीं ढूंढा। मुझे पता नहीं चला कि उसने तुम्हें जन्म दिया था, जब तक तुम मेरे सामने खड़ी नहीं हुई और अभी भी उसी नाम का इस्तेमाल कर रही हो जो मैंने दिया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ मुझे भूली नहीं थी। जयंत के चेहरे पर दर्द का भाव था। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हें पहले ही गुप्ता परिवार वापस ले आता। तुम्हें मेरी पत्नी के साथ वह गलतफहमी नहीं होती, तुम्हें चोट नहीं लगती। बड़े मालिक भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वह भी चाहते हैं कि तुम गुप्ता परिवार वापस आ जाओ। प्रीति ने उसका नाटक देखा और जयंत के अभिनय कौशल पर थोड़ी हैरान थी। प्रदर्शन के लिए ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा, ये शर्म की बात थी कि वह एक अभिनेता नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी सीधी सादी माँ को उसने धोखा दिया। वह वाकपटु और लचीला था, एक कॉरपोरेशन का सीईओ और गुप्ता परिवार का मुखिया, फिर भी वह इतना विनम्र दिख रहा था। किसी बड़े परिवार के उत्तराधिकारी का विशिष्ट अभिमान या अहंकार उसमें नहीं था। इसके विपरीत नेहा उसे कहीं अधिक सच्ची लगी थी। नेहा का दबंग स्वभाव एक अमीर परिवार में पलने बढ़ने के लक्षण को ज्यादा दर्शाता था। अध्यक्ष जयंत चीजों को लेकर बहुत ही आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते हैं। प्रीति की आवाज ठंडी थी। मुझे लगता है कि अगर मुझे गुप्ता परिवार में वापस लाया गया होता तो आपकी पत्नी के लिए मुझे माफ करने की संभावना और भी कम होती। ये केवल बदसूरती से ज्यादा कुछ हो सकता था। मेरे दफ्तर में वह मेरा चेहरा बर्बाद कर सकती है, गुप्ता परिवार के घर में आपको क्या लगता है वह तब क्या बर्बाद करती? तुम्हारी दादी और मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी है, वह अब तुम्हें कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी। डरो मत, अब से तुम गुप्ता परिवार की तीसरी मिस होगी। गुप्ता परिवार अनिवार्य रूप से एक प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बड़ा परिवार है। तुम्हारी 2 जैविक बहनें हैं। तुम कल बड़ी बहन गुल से मिली थी और दूसरी बहन से मैं तुम्हें बाद में मिलवाऊंगा। प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण, क्या वह पारिवारिक विरासत के लिए करवाई गई उस कार दुर्घटना का जिक्र कर रहा था जिसने उसके अपने भाई को 6 महीने के लिए अस्पताल में छोड़ दिया, या हितों के लिए नेहा से उसकी शादी जिसके बाद बेवफाई और धोखा मिला, या नेहा द्वारा डॉक्टर होते हुए भी श्री गुप्ता के जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना उसे निर्दयता से बदसूरत कर देना? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद हूँ। गुप्ता परिवार है और गुप्ता परिवार के लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अध्यक्ष जयंत की बेटियां भी मेरी कोई चिंता नहीं है। आह, जयंत ने आह भरी, तुम में अपनी माँ जैसा ही स्वभाव है, गर्व की एक मजबूत भावना, आसानी से कमजोरी नहीं दिखाना। वह चरित्र पूरी तरह से अच्छा नहीं है। वास्तव में मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ज्यादा खुश रहो। गुप्ता परिवार तुम्हें सुरक्षा, सम्मान दे सकता है। इसका बहुत ज्यादा विरोध मत करो, ठीक है? प्रीति, मेरे साथ गुप्ता परिवार वापस आ जाओ। प्रीति ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे गुप्ता परिवार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, नहीं मुझे किसी सम्मान की जरूरत है। अगर अध्यक्ष जयंत के पास और कुछ नहीं है तो कृपया मेरे दफ्तर से चले जाएं, मुझे अपनी दवा लगानी है। जयंत ने एक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। ये तुम्हारा मुआवजा है। इसके अंदर 10 लाख हैं और पासवर्ड इस पर लिखा हुआ है। इसे सबसे पहले अपने चेहरे की चोटों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करो। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मुझे बताना। तुम जैसे भी देखो, ये हमारी गलती है। अब तुम्हारा चेहरा मेरी जिम्मेदारी है और मैं पुनर्निर्माण में तुम्हारी मदद करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों को ढूंढूंगा। उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी के साथ तुम्हारी चोटें भयानक दिखती हैं, लेकिन उचित इलाज के बाद कोई स्पष्ट निशान नहीं रहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव मत लेना। अगर तुम कभी मान जाओ और गुप्ता परिवार वापस आने को तैयार हो जाओ तो बस मुझे बताना। हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है और गुप्ता परिवार और मैं हमेशा तुम्हारा सबसे ठोस सहारा रहेंगे। तुम अभी भी छोटी हो और तुम शायद यह नहीं समझती कि गुप्ता परिवार जैसे परिवार का हिस्सा होने का क्या मतलब है। बच्ची, नादानी मत करो। गुप्ता परिवार की महिला की पहचान तुम्हारे जीवन को अनगिनत गुना आसान बना सकती है और तुम्हारी अधिकांश इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। अच्छी तरह से सोचना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर जयंत उठा और चला गया। दफ्तर का दरवाजा फिर से बंद हो गया और प्रीति अकेली सोफे पर बैठी कार्ड को देखकर माथे पर शिकन डाल रही थी। उसका रवैया इससे बेहतर नहीं हो सकता था। वह अपनी बातों में गंभीर था, चतुराई से बोला और उसने दोष किसी पर डाले बिना उसके बदसूरत होने की गलती को स्वीकार करने की पहल की। वास्तव में ये स्पष्ट था कि कोई भी कॉरपोरेशन का सीईओ नहीं बन सकता। उसकी माँ ऐसे आदमी के हाथों में पड़ गई और यह अन्याय नहीं था, वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। ऐसे उच्च स्तर के आदमी का सामना करते हुए उसे उससे कैसे निपटना चाहिए? ऐसे लोग, अगर उन्होंने सच में उसकी माँ को मारा भी होगा तो वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वह कबूल नहीं करता है तो वह उसे जेल कैसे भेज सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि वह इस जीवन काल में दोबारा सफल न हो पाए? और क्या होगा अगर उसने उसकी माँ को नहीं मारा हो? अब प्रीति को लगने लगा था कि नेहा भी बहुत संदिग्ध है। शायद उसे गुप्ता परिवार लौटने के जयंत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। आखिरकार केवल गुप्ता परिवार में लौटने से ही उसे हत्यारे के करीब जाने और सच्चाई को उजागर करने का मौका मिलेगा। उसने गहरी सांस ली, घाव पर मरहम लगाया और खुद को याद दिलाया कि ज्यादा जल्दबाजी न करे। उसे और सबूत इकट्ठा करने और वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत थी। अगर शिकारी बहुत जल्दबाजी करता है तो शिकार भागने की संभावना है। अब दोपहर के 12:30 बज चुके थे। प्रीति आज मेडिकल क्लिनिक वापस नहीं गई थी। उसने संगम अस्पताल में ही दोपहर का भोजन किया और फिर दोनों कोमा के मरीजों का इलाज करने चली गई।
और भी मरीज थे जो उसका इलाज चाहते थे, लेकिन उसके मौजूदा रूप के साथ लोगों से मिलना उचित नहीं था, इसलिए उसने जो कुछ भी हो सकता था स्थगित कर दिया। कोमा के मरीज आखिरकार उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, इसलिए वह सीधे वार्ड में चली गई। हालांकि उसे हैरानी हुई जब उसने वार्ड में मरीज संख्या 517 को देखा। जब मरीज संख्या 517 ने उसका चेहरा देखा तो वह स्पष्ट रूप से भौंचक्का रह गया था और उसे संदेह से पूछने में थोड़ा समय लगा, आप डॉक्टर प्रीति हैं? प्रीति ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मैं आपके इलाज के लिए आने का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि आप आएंगी, इसलिए मैं यहाँ रुका रहा। मेरा इंतजार क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? मरीज संख्या 517 ने सिर हिलाया। वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था। वह बस प्रीति को देखना चाहता था। रोजाना उसे केवल थोड़े समय के लिए देखना उसे पर्याप्त नहीं लगता था। जैसे ही उसने प्रीति के चेहरे को देखा, उसके अंदर दर्द की एक लहर दौड़ गई। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मेरा चेहरा ठीक है, अपनी कलाई दो, मैं तुम्हारी नाड़ी फिर से देखूंगी। ये देखकर कि वह इसके बारे में और बात नहीं करना चाहती, मरीज संख्या 517 ने आगे नहीं पूछा। आखिरकार यह उसकी निजी बात थी। उसने आज्ञाकारी ढंग से अपनी कलाई उसकी ओर बढ़ा दी। जब वह उसकी नाड़ी देख रही थी, उसका दूसरा हाथ थोड़ा उठा, जैसे प्रीति के चेहरे को छूना चाहता हो, लेकिन अचानक कुछ याद आने पर उसने तेजी से अपना हाथ वापस नीचे कर लिया। प्रीति ने उसकी सूक्ष्म हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह पूरी तरह से नाड़ी के निदान में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तुम्हारा शरीर अच्छी स्थिति में है और तुम मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रहे हो। क्या तुम्हें कुछ याद आया है? ये लगभग प्रीति का एक नियमित सवाल बन गया था। तभी जब उसे लगा कि शायद उसे कोई उपयोगी जवाब नहीं मिलेगा, उसने मरीज 517 को कहते हुए सुना, मुझे हल्का सा याद है, लगता है मेरा एक छोटा भाई है और मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारे अस्पताल का प्रचार करने में मदद करूंगा। अच्छा, तो फिर मैंने तुम्हें बचाकर व्यर्थ नहीं किया। डॉक्टर प्रीति, मेरा शरीर अब काफी हद तक ठीक हो गया है। मैं बिना किसी सहारे के एक छड़ी की मदद से धीरे धीरे चल सकता हूँ। मैं अस्पताल में बैठकर बिना कुछ योगदान दिए खा पी रहा हूँ, जो सही नहीं लगता। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं और कुछ उपयोगी करना चाहता हूं। प्रीति चकित रह गई। बेकार रहना ठीक है। अस्पताल तुम्हें बिना किसी दबाव के एक वार्ड और तीनों समय का भोजन दे सकता है और तुम्हें भी दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हारा शरीर और ठीक न हो जाए, और शायद तब तक तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम अपनी मूल कंपनी में काम पर वापस जा सकोगे। मरीज 517 ने सिर हिलाया। लेकिन क्या होगा अगर मुझे कभी अपनी याददाश्त वापस न आए? हर दिन खाली बैठना उबाऊ है और यह समय की बर्बादी जैसा लगता है। शायद यह इसलिए है क्योंकि दुर्घटना से पहले मैं हमेशा व्यस्त रहता था कि अब ये खालीपन इतना नीरस लगता है। मैं बस कुछ काम ढूंढना चाहता हूँ। इससे प्रीति सच में अटक गई। संगम अस्पताल में मरीज 517 के लिए वास्तव में कोई उपयुक्त काम नहीं था, क्योंकि याददाश्त और कौशल के मामले में सबसे कम मांग वाली नौकरियां शायद सफाईकर्मी या सुरक्षा ड्यूटी थीं। लेकिन मरीज 517 के पैर काम के लिए पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए सुरक्षा गार्ड बनना तो यकीनन नहीं हो सकता था। और सफाईकर्मी का काम उसके दर्जे के अनुरूप नहीं था। उसके हाथ इतने उत्तम थे कि वे कला के कार्यों की तरह थे। घर पर वह जरूर अपने माता पिता का सबसे लाडला बेटा रहा होगा। उसने ये भी कहा था कि उसे धुंधला सा याद है कि उसका परिवार बहुत अमीर था, तो उससे सफाईकर्मी का काम करने और उन उत्तम रूप से सुरक्षित हाथों को बर्बाद करने के लिए कैसे कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर उसे अपनी याददाश्त वापस आ गई और उसने अपने माता पिता को ढूंढ लिया, तो उन्हें कैसा महसूस होगा अगर उन्हें पता चला कि उनका लाडला बेटा उनके अस्पताल में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहा है। उन्हें जो कृतज्ञता महसूस हुई होगी वह शायद गुस्से में बदल जाएगी, है ना? काफी सोच विचार के बाद प्रीति ने सोचा कि उसका मेडिकल क्लिनिक मरीज 517 के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। आखिरकार वहां वह बिना किसी नियम के सर्वसेवा थी, और अगर वह क्लिनिक में नहीं भी होती तो उसकी दादी वहां होती, जो मरीज 517 को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकती थी। याददाश्त न होने के कारण उसकी सामाजिक क्षमताएं भी काफी कम हो गई थी, इसलिए उसे बाहर काम करने के लिए कहना उपयुक्त नहीं था। ये कैसा रहेगा? तुम मेरे क्लिनिक पर मदद कर सकते हो। मुझे वहां एक पुरुष कर्मचारी की जरूरत भी है। मैं तुम्हें कुछ बुनियादी चिकित्सा सिखा सकती हूँ और कुछ दिनों के सीखने के बाद तुम दवाएं देने का काम संभाल सकोगे। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति, मैं निश्चित रूप से लगन से सीखूंगा और मेहनत करूंगा। प्रीति मुस्कुराई और सिर हिलाया। शिष्टता की जरूरत नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तुम मेडिकल क्लिनिक जाओगे तो तुम बिना नाम के नहीं रह सकते। तुम्हें हमेशा मरीज 517 कहकर बुलाना बहुत अच्छा नहीं है। क्या तुम अपने लिए कोई नाम चुनना चाहोगे? मरीज 517 भ्रमित लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि नाम कैसे चुना जाता है। आप ही मेरे लिए कोई नाम क्यों नहीं चुन देती डॉक्टर प्रीति? मैं भी नाम चुनने में बहुत अच्छी नहीं हूँ। क्यों न संख्याओं का एक समान ध्वनि वाला नाम इस्तेमाल किया जाए? वुयाओ की कैसा रहेगा? मरीज 517 की स्पष्ट रूप से नाम के लिए कोई खास पसंद नहीं थी। प्रीति ने जो भी सुझाया वह आज्ञाकारी ढंग से सहमत हो गया। ठीक है, मैं वुयाओ की रहूंगा। प्रीति का स्वर हल्का हो गया। ठीक है मिस्टर वुयाओ की, फिलहाल के लिए यही तय है। मुझे अभी एक मरीज का इलाज करना है, इसलिए कृपया आप जैसा चाहें वैसा करें। हालांकि मरीज 517 बहुत विचारशील था और उसके लिए एक्यूपंक्चर टूल बॉक्स ले लिया। मैं आपका सहायक बनूंगा। मैं देखता हूं कि निदेशक संघवी का एक सहायक है। प्रीति हंसी। सुइयों को जीवाणुरहित करते हुए, मैं निदेशक संघवी के स्तर पर नहीं हूं। वह अस्पताल के निदेशक हैं और उनकी चिकित्सा कला बहुत उच्च है। वह बहुत व्यस्त हैं, जाहिर है उन्हें एक सहायक की जरूरत है। मैं तो बस एक गुमनाम छोटी डॉक्टर हूं। इन 2 या 3 मरीजों के साथ मुझे किसी सहायक की जरूरत नहीं है।
लेकिन मरीज 517 गंभीर था। आप भी बहुत प्रभावशाली हैं, डॉक्टर प्रीति। मुझे आपका सहायक बनकर सम्मानित महसूस होगा। प्रीति ने सोचा कि यह शायद इसलिए था क्योंकि उसने उसे कोमा की स्थिति से जगाया था, इसलिए वह उसके प्रति विशेष रूप से आभारी था और उसे बहुत अच्छा मानता था। उसने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। मरीज 517 फिर उसके पास रुका रहा, चुपचाप उसे कोमा के मरीज पर एक्यूपंक्चर करते हुए देखता रहा। एक बार उसने उसके लिए भी इसी तरह एक्यूपंक्चर किया था, है ना? इसीलिए वह अपने भ्रम से जागने और इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देखने में सक्षम हुआ था। वह कोमा के मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी, फिर भी वह बहुत लगनशील थी, लगातार उम्मीद कर रही थी कि वे किसी और से ज्यादा जाग जाएं। वह मरीजों की मदद करने में इतनी दयालु और ईमानदार थी, तो कोई उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह कौन था जिसने उसके चेहरे को इतना बुरा घायल कर दिया था? जागने के बाद पहली बार मरीज 517 ने नकारात्मक भावनाएं महसूस की। वह उस व्यक्ति को सजा देना चाहता था जिसने प्रीति के चेहरे को चोट पहुंचाई थी। यह अजीब था, जागने के बाद खुद इतना गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने अपनी चोटों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सजा देने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब वह उस व्यक्ति को सजा देना चाहता था जिसने प्रीति को चोट पहुंचाई थी। प्रीति मरीज 517 के विचारों से पूरी तरह अनजान थी। उसने ईमानदारी से नाड़ी जांची और दोनों कोमा के मरीजों पर एक्यूपंक्चर किया, फिर वार्ड से बाहर निकल गई। वह मरीज 517 को अपने दफ्तर वापस ले गई और दफ्तर में उसने उसे कुछ चिकित्सा ज्ञान और औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करना सिखाया। हालांकि मरीज 517 की याददाश्त चली गई थी, उसकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी थी और वह अपनी पढ़ाई में बहुत गंभीर था। प्रीति को उसे सिखाना काफी आसान लगा। एक दोपहर तेजी से गुजर गई और शाम को प्रीति ने पढ़ाना समाप्त किया और मरीज 517 को उसके वार्ड में लौटने के लिए कहा, जबकि वह ड्राइव करके मेडिकल क्लिनिक वापस चली गई। आज मेडिकल क्लिनिक में ज्यादा मरीज नहीं थे। जब प्रीति अपनी दादी के दफ्तर पहुंची तो उसने देखा कि दादी और आरुष दोनों वहीं थे। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो दोनों के मुंह से आवाज निकल गई। दादी का दिल टूट गया। प्रीति, तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट लगी है। मुझे पता था कि कल श्री गुप्ता और उसकी बहू को और सख्ती से डांटना गलत नहीं था। मैं बहुत नर्म थी। प्रीति के मुंह के कोने पर मुस्कान आई। दादी सच में मेरी परवाह करती हैं। ये जानकर कि मुझे चोट लगी है, आपने तुरंत मेरा पक्ष लिया। आपने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं। जब मैंने श्री गुप्ता से यह सुना तो मुझे आश्चर्य और भावुकता दोनों महसूस हुई। बोलते हुए उसने दादी को गले लगा लिया। अपने दिल में वह सचमुच दादी को अपनी दादी मानती थी। उसकी दादी के आकाश के परिवार में शादी करने के लिए सहमत होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह था कि दादी ने सचमुच उसकी सुरक्षा अपनी पोती की तरह की थी। दादी ने प्यार से प्रीति की पीठ सहलाई। मेरा तुम्हें इस बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस ये सहन नहीं कर पाई कि गुप्ता परिवार अपनी ताकत से दूसरों को धमका रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करने चली गई थी। भविष्य में अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो दादी को बताना याद रखना, ठीक है? ठीक है दादी, मुझे पता है। क्या जयंत माफी मांगने और तुम्हें मुआवजा देने आया था? हाँ, उसने मुझे 10 लाख दिए। दादी, क्या मुझे पैसे लौटा देने चाहिए? लौटा दो। क्या उन्हें लगता है कि वे हमें 10 लाख में खारिज कर सकते हैं? वे सपने देख रहे हैं। मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक हमें 1 करोड़ नहीं मिल जाते। प्रीति इतनी चौंक गई कि उसने दादी को छोड़ दिया। 1 करोड़? यह थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? वास्तव में जयंत ने उसे जो 10 लाख दिए थे वह पहले से ही काफी थे। लेकिन दादी ने शांति से कहा, यह दूसरों के लिए बहुत हो सकता है, लेकिन गुप्ता परिवार के लिए नहीं। साथ ही तुम्हें मुआवजे के साथ निपटने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे श्री गुप्ता से बात करके इसे संभाल लूंगी। तुम्हें बस अपने घाव भरने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तुम्हें और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हें श्री गुप्ता के पैर का इलाज करने की जरूरत नहीं है। अगर वह अपनी बहू को सजा नहीं देता है तो उसके पैर लकवाग्रस्त ही रहें। प्रीति ने पलकें झपकाईं, अपनी दादी की ओर देखा और उसे सिर हिलाते हुए देखकर उसने फिर आरुष की ओर देखा। आरुष ने प्रीति का सूजा हुआ और चोटिल चेहरा देखा और महसूस किया कि उसने कल रात गुल को जो डांट लगाई थी वह बहुत हल्की थी। उसे ऐसी हालत में देखकर वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसे कितना दर्द हुआ होगा। उसने अपनी दादी की बात दोहराई, प्रीति, दादी की सुनो। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। हमें गुप्ता परिवार से 1 करोड़ रुपए वसूलने चाहिए। उन्हें जोरदार चोट लगनी चाहिए, वरना वे सोचेंगे कि तुम्हें धमकाना आसान है। कौन जानता है, वे भविष्य में तुम्हें फिर से धमका सकते हैं। दादी के बीच में आने से वे निश्चित रूप से तुम पर फिर कभी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्रीति धीरे से हंसी, ठीक है, तो मैं दादी की बात मानूंगी। आखिरकार उसका इरादा कभी भी गुप्ता परिवार को आसानी से छोड़ने का नहीं था। यह 1 करोड़ तो बस शुरुआत थी। प्रीति ने फिर कोने में चीजों के ढेर को देखा। दादी, आपने फिर से इतना सामान क्यों भेजा है? हमारे घर पर जो है वह भी अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ चीजों को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों? ये सब तुम्हारे ठीक होने के लिए हैं। मुझे आकाश से पता चला कि तुम्हारे चेहरे से बहुत खून बह गया था। तुम्हें निश्चित रूप से पोषण की जरूरत है। ये सब अपने साथ ले जाओ, धीरे धीरे खाओ और एक बार जब तुम अच्छी तरह से खा लोगी तो दादी और लाएंगी। अब प्रीति को आखिरकार समझ में आया कि दादी को कैसे पता चला कि उसे चोट लगी है। यह आकाश ने उन्हें बताया था। उन्हें गलतफहमी न हो, ये डरते हुए उसने जल्दी से कहा, कल नेहा ने मेरा चेहरा घायल करने के बाद मैं गुप्ता समूह में जयंत से मिलने गई थी, जहां मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। सच में ज्यादा खून नहीं बहा था। मैंने जानबूझकर गुप्ता समूह जाने से पहले घाव का इलाज नहीं किया था। ये बस थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन ये कुछ गंभीर नहीं था। फिर भी आरुष चिंतित थी। प्रीति, तुम्हें जो घाव हुआ है वह बहुत गहरा है, तुम्हारे कार दुर्घटना से भी ज्यादा गंभीर।
पिछली बार चोटें सती थीं और मरहम लगाने के बाद ही निशान मिट गए थे। इस बार इतने गहरे घाव के साथ क्या निशान नहीं रहेगा? ठीक हो जाना चाहिए, अगर निशान रहा भी तो हल्का रहेगा। दादी का मरहम बहुत असरदार है, चिंता मत करो। डॉक्टर, शकुंतला अचानक बीच में बोल पड़ी, आज रात से ही मरहम लगाना शुरू कर दो, हम और इंतजार नहीं कर सकते। जितनी जल्दी मरहम लगाओगी, निशान मिटाने का असर उतना ही बेहतर होगा। उन लोगों के लिए अपना चेहरा खराब मत करो जो इसके लायक नहीं है। प्रीति ने वास्तव में घाव को कुछ और दिनों के लिए खुला छोड़ना चाहा था। आखिरकार ऐसे चेहरे के साथ गुप्ता के घर जाना या जयंत से मिलना काफी प्रभाव डालता और उस प्रभाव से उसे बातचीत के दौरान फायदा मिल सकता था। लेकिन चूंकि उसकी दादी ने ऐसा कहा था तो उसे मानना ही पड़ा। कोई भी अपने चेहरे पर गहरे निशान नहीं चाहता, और भले ही प्रीति को अपनी दिखावट की परवाह नहीं थी, फिर भी वह उम्मीद करती थी कि उसका चेहरा अपनी मूल स्थिति में वापस आ सके। साथ ही हर समय खुला घाव रहना सचमुच दर्दनाक था। प्रीति मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराई। दादी, आपने और आरुष ने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, है ना? क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर खाने के लिए चलेंगी? ज्यादा लोग होंगे तो रौनक रहेगी। हमने एक साथ खाना खाए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, साथ खाते हैं, लेकिन आरुष और मैं सिर्फ खा सकते हैं, खाना बना नहीं सकते, और तुम्हारी चोट के साथ तुम्हें भी खाना नहीं बनाना चाहिए। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि तुम्हारी दादी हम चारों के लिए खाना बनाएंगी, है ना? कोई बात नहीं, मुझे बस अपने चेहरे पर थोड़ी मरहम लगाकर पट्टी लपेटनी है, फिर मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। आरुष ने हंसते हुए कहा, प्रीति और दादी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। दादी, मैं बस एक फोन करूंगी और एक बावर्ची को यहाँ आने के लिए बुला लूंगी। श्रीमती वर्मा बहुत खुश हुई। अच्छा, जाओ और बावर्ची बुला लो। बावर्ची की फीस मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। वाह दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। ये कहते हुए आरुष ने खुशी से श्रीमती वर्मा को चूमा और फिर फोन करने के लिए दौड़ पड़ी। जाहिर है वह किसी बावर्ची को नहीं जानती थी, लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास एक सब कुछ संभालने वाला दूसरा भाई आकाश था। उसने आकाश का नंबर मिलाया और सीधे कहा, दूसरे भाई, दादी और मैं प्रीति के घर डिनर के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी खाना नहीं बना सकता। क्या तुम हमारे लिए एक बावर्ची ढूंढ सकते हो? आकाश एक सेकंड के लिए चुप रहा और फिर जवाब दिया, समझ गया। तो दूसरे भाई, क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? नहीं धन्यवाद। उसे डर था कि अगर वह डिनर पर गया तो प्रीति उसे बाहर निकाल सकती है। आरुष ने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। आखिरकार यह अच्छा नहीं होगा कि सिर्फ उससे काम करवाया जाए और उसे खाने भी न दिया जाए। ये सुनकर कि आकाश नहीं आ रहा है, उसने राहत की सांस ली। ठीक है, फिर सुनिश्चित करना कि बावर्ची जल्दी से आ जाए। बाय। दूसरे भाई, रुको, कुछ और है। दूसरे भाई, प्रीति के चेहरे की चोट कैसी है? ये गंभीर है दूसरे भाई। तुमने कल इसे इतनी हल्के में लिया था, लेकिन आज जब मैंने प्रीति का चेहरा देखा तो मुझे काफी सदमा लगा। उसका दायां चेहरा अब पूरी तरह से पहचाना नहीं जा रहा है। एक सुअर, एक पाव रोटी की तरह सूजा हुआ है, देखकर ही दर्द हो रहा है। वह नेहा सचमुच निर्दयी है, वह प्रीति के सुंदर चेहरे पर हाथ डाल सकती थी। दूसरे भाई, तुम उसे माफ मत करना, उसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ है, उसने कोई दवा नहीं लगाई। मुझे नहीं पता दूसरे भाई, क्या उसकी दादी के पास कोई ऐसा मरहम नहीं है जो जख्मों को जल्दी ठीक कर दे? प्रीति उसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है? मुझे नहीं पता दूसरे भाई, उसने कल घर जाकर दवा लगाने से मना कर दिया था और वह आज भी मना कर रही है। वह क्या कर रही है? या क्या मरहम खत्म हो गया है? मुझे नहीं पता दूसरे भाई। आकाश, उसने गहरी सांस ली ताकि आरुष से गुस्सा न हो जाए। तुम्हें क्या पता है? मैं हमेशा से ही बेवकूफ रही हूँ, तुम्हें पता है दूसरे भाई। अगर तुम्हें कुछ जानना है, अगर तुम्हें प्रीति की हालत के बारे में जानना है, तो तुम्हें उससे खुद पूछना चाहिए। मुझे अब जाना है, दादी मुझे कार में आने के लिए बुला रही हैं। बाय दूसरे भाई। आरुष ने जल्दी में फोन काट दिया और चुपचाप हंसने के लिए अपना मुंह ढक लिया। वह दूसरे भाई को नहीं बताएगी, उसे बेचैन होने दे। अब जाकर उसे प्रीति की चिंता हुई है। इतना समय क्यों लगा? हालांकि प्रीति के घर पहुंचने के बाद आरुष ने उसे दवा लगाने में मदद की और उसके कान में फुसफुसाया, प्रीति, दूसरे भाई को सचमुच तुम्हारी चिंता है। जो सप्लीमेंट्स, औषधीय जड़ी बूटियां और कड़कनाथ चिकन हम आज लाए थे, वह सब तुम्हारे लिए दूसरे भाई ने ही चुने थे। दरअसल बावर्ची भी दूसरे भाई ने ही ढूंढा था। उसने तुम्हारी हालत के बारे में भी पूछा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति एक पल के लिए अचानक रुक गई और फिर सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। आकाश के प्रति उसकी उदासीन प्रतिक्रिया देखकर आरुष ने उसका जिक्र करना बंद कर दिया और विषय बदल दिया। दरअसल मुझे कल बार में विवेक से मिलना था, मैंने तुम दोनों को मिलाने की सोची थी, लेकिन जब मुझे तुम्हारे चेहरे पर चोट लगने के बारे में पता चला तो मुझे आखिरी मिनट में रद्द करना पड़ा। विवेक अब मेरे प्रति अवाक होगा। विवेक अवाक था या नहीं ये तो प्रीति नहीं बता सकती थी, लेकिन उसे निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम मुझे मिलाने की कोशिश नहीं करोगी? तुमने उसे बार में क्यों बुलाया? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? आरुष को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। अरे नहीं, ये तो बस दोस्तों का बार में जाकर ड्रिंक्स पीना था, कोई गंभीर बात नहीं। इसे मिलाना नहीं मान सकते, शांत हो जाओ। बाहर निकलने पर ज्यादा दोस्त बनाना हमेशा अच्छा होता है। संभव नहीं, अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ बार में नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत थी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, तुम्हें मेरे साथ बार में चलना होगा। एक बार तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाए तो हम रात भर बार में ड्रिंक करेंगे। प्रीति हंसे बिना नहीं रह सकी। अगर हम रात भर पीते हैं तो हम दोनों इतने नशे में होंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, और हम अगले दिन काम नहीं कर पाएंगे। तुम काम करने वाली राक्षसी, क्या तुम 1 या 2 दिन आराम नहीं कर सकती? तुम निगम के CEO मेरे दूसरे भाई से भी ज्यादा व्यस्त लगती हो। ये सच नहीं है, उसका काम मुझसे कहीं ज्यादा भारी है।
प्रीति ने जो कहा वह सच था। उसने आकाश का शेड्यूल देखा था, जो हमेशा पूरी तरह से भरा रहता था, यहाँ तक कि सप्ताहांत में भी। उसे लगा कि वह अभी भी पर्याप्त व्यस्त नहीं है। उसका लक्ष्य आकाश के काम को पार करना और आदर्श रूप से अपने करियर और आय को भी तेजी से बढ़ाना था। वर्तमान में उसका संगम अस्पताल काफी अच्छा चल रहा था और वह पहले से ही विस्तार की योजना बना रही थी। उसका लक्ष्य संगम अस्पताल को सबसे मजबूत और बेहतरीन निजी अस्पताल में बदलना था। आरुष, क्या तुम हमारे अस्पताल में निवेश करना चाहोगी? तुम कुछ करोड़ लगा सकती हो और साल के अंत में मैं तुम्हारे साथ मुनाफा साझा करूंगी। हमारा अस्पताल वास्तव में अच्छी तरह से बढ़ रहा है। यह एक निश्चित शर्त है कि तुम्हें पैसे का नुकसान नहीं होगा, केवल लाभ होगा। जरूर, मैं शामिल हूँ। आरुष ने बिना किसी हिचकिचाहट के निवेश प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। वह जानती थी कि प्रीति का अस्पताल आस्था अस्पताल की जगह नवीनतम आलीशान निजी अस्पताल के रूप में एक महान प्रतिष्ठा के साथ लेना शुरू कर रहा था। वास्तव में उसके अस्पताल में निवेश करना फायदेमंद होगा। उसकी एकमात्र समस्या ये थी कि उसके पास ज्यादा नकद नहीं था, क्योंकि उसने अपने अधिकांश पैसे अपने नीलामी घर में निवेश कर रखे थे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो आकाश के पास थे। वह बस उससे कुछ उधार ले सकती थी। आकाश द्वारा लाया गया बावर्ची वास्तव में विश्वसनीय था, जो अपने साथ 2 सहायक भी लाया था, जिसने जल्दी से उनके लिए एक शानदार डिनर तैयार किया। आरुष पेट भरकर खाकर श्रीमती वर्मा की बांह थामे संतुष्ट होकर चली गई। प्रीति ने अपनी दादी के साथ डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। अपने जख्म को गीला होने से बचाने के लिए उसने नहाने के बाद सिंक में अलग से बाल धोए। एक बार सब कुछ हो जाने के बाद वह बाथरूम से बाहर निकलने से पहले जख्म पर फिर से मरहम लगाया। इस बार मरहम उसकी दादी का विशेष गुप्त नुस्खा था। हालांकि दवा के नीचे जख्म में जलन महसूस हो रही थी, उसके चेहरे पर पड़े नीले निशान कम होने लगे और सूजन धीरे धीरे कम होने लगी। डॉक्टर शकुंतला ने उसे मरहम लगाते देखकर राहत महसूस की और सोने चली गईं। अपनी चोट के दर्द के कारण सो ना पाने पर प्रीति काम करने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठ गई। अपूर्व के साथ थोड़ी अप्रिय बातचीत होने के बाद से वह अपने सामान्य रूप में लौट आया था। किसी भी अन्य बॉस की तरह प्रीति को मुश्किल काम सौंपना जारी रखा। प्रीति हमेशा की तरह मेहनती थी, कभी ढिलाई नहीं करती थी और न ही व्यक्तिगत भावनाओं को अपने काम को प्रभावित करने देती थी। अपूर्व को उसके कौशल की जरूरत थी और उसे अपूर्व की शक्ति की जरूरत थी। पहले उसने आकाश और शक्ति कॉप के साथ निपटने के लिए उसे और पूर्वी साम्राज्य समूह का उपयोग किया था। अब उसके पास लड़ने के लिए एक और लक्ष्य था, जयंत। ये तो बस ऐसा हुआ कि अपूर्व हाल ही में गुप्ता परिवार पर वार करना चाहता था। आखिरकार गुप्ता परिवार को नुकसान पहुंचाना अंश को चोट पहुंचाने के बराबर था, जो गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन विवाह की तैयारी कर रहा था। अंश को कमजोर करने से अपूर्व को उत्तराधिकार की लड़ाई में फायदा मिलेगा। समान हितों के साथ स्वाभाविक रूप से उनके बीच सहयोग और भी मजबूत हो गया। शक्ति कॉप की परियोजनाओं को हथियाना मुश्किल था और अपूर्व को हाल ही में प्रीति के लिए भाग लेने के लिए कोई उपयुक्त परियोजना नहीं मिली थी। इसके बजाय उसने गुप्ता परिवार से एक परियोजना ढूंढी जो प्रीति के लिए छीनने में मदद करने के लिए बहुत उपयुक्त थी। एक भी शब्द बोले बिना प्रीति सहमत हो गई। जब वह काम करती थी तो समय हमेशा खासकर तेजी से उड़ जाता था। अगली बार जब प्रीति ने घड़ी देखी तो पहले ही रात के 2 बज चुके थे। उसने कंप्यूटर डेस्क लैंप बंद कर दिया और सोने चली गई। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं हो रहा था, इसके बजाय ये ठंडा और बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था। बिस्तर पर लेटते ही उसे जल्दी ही भारी नींद महसूस हुई। एक धुंधली अवस्था में उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। ये सोचकर कि उसकी दादी रात में उठ रही हैं, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोने के लिए तैयार रही। जब तक उसने अपने कमरे में नर्म कदमों की आवाज नहीं सुनी और वे उसके बिस्तर के बगल में रुक गए। उसका दिल चौंक गया। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक गर्म हाथ ने उसके हाथ को ढांक लिया। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मैंने जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश की। प्रीति ने उसका हाथ खींच लिया, अपने दिल को शांत करते हुए जो अभी भी डर से धड़क रहा था। आकाश, क्या तुम आधी रात को मेरे घर आना बंद कर सकते हो? ये डरावना है। माफ करना, उसने कहा। आकाश का भाव उदासीन था। मैं अगली बार और सावधान रहूंगा। अगली बार नहीं होगी। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारे जख्म की जांच करने। क्या तुमने जांच पूरी कर ली है? क्या तुम जा सकते हो? आकाश उसके बिस्तर के किनारे बैठ गया। चांदनी में उसके चेहरे को देखा। क्या तुमने आज रात दवा लगाई? हम पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जानबूझकर। तुम्हारे पास इतने सारे सवाल क्यों हैं? अगली बार तुरंत दवा लगाओ, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर एक दाग रह जाएगा और तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। अगर दाग रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सुंदरता को बदसूरती से वैसे भी अलग नहीं बता सकते, है ना? आकाश ने उसे देखा, कुछ हद तक असहायता से, और शायद इसलिए कि रात बहुत हो चुकी थी। उसकी आवाज दिन की तुलना में कुछ डिग्री ज्यादा कोमल थी। यह अफवाह कि मैं चेहरा अंधा हूं और सुंदरता में अंतर नहीं कर सकता काफी हो सकती है, लेकिन तुम भी क्यों बकवास करोगी? मैं सुंदरता को बदसूरती से अलग कर सकता हूं और मैं चेहरा अंधा नहीं हूं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि तुम चेहरा अंधे हो। मेरा मतलब है, सुंदरता या बदसूरती तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुम किसी के सुंदर होने के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे और न ही बदसूरत होने के कारण बुरा। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे चेहरे पर दाग पड़ने की चिंता करते हुए मेरे दवा लगाने की निगरानी करने के लिए आधी रात को क्यों आ रहे हो? मुझे सचमुच दूसरे लोगों की परवाह नहीं होगी, उसने स्वीकार किया। आकाश ने धीरे से उसके गाल पर से बाल हटाए। उसकी निगाह गंभीर और केंद्रित थी। तुम्हारी, हालांकि मुझे परवाह है। तुम्हें चिंता है कि मेरे चेहरे पर दाग पड़ सकता है। मुझे परवाह नहीं है, उसने कहा। प्रीति उसके विरोधाभासों से चकरा गई। तुम्हें परवाह है और फिर तुम्हें परवाह नहीं है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे दाग हो या ना हो, तुम मेरी हो। मुझे किसी दाग की चिंता नहीं है। यह मत सोचना कि तुम दाग पड़वाकर दूर भाग सकती हो।
हालांकि मुझे चिंता है कि तुम्हें चोट लगी है या नहीं। क्या तुमने ठीक से दवा लगाई है और ठीक हुई हो या नहीं? क्या अब मैंने खुद को साफ कर दिया है? प्रीति ने उसे देखकर माथे पर शिकन डाली। महसूस किया कि आकाश पहले जैसा नहीं रहा। वह कोमलता जो वह अब दिखा रहा था, उसे संभालना उसके लिए बहुत ज्यादा था। आकाश, उसने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि जब तुम पहले की तरह ठंडे रहते थे तब बेहतर था। मुझे इसकी आदत नहीं है। आकाश ने चुपचाप आह भरी। लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कोमलता पसंद है? क्या मैंने कहा था? हाँ, ठीक है, तो मैं अब इसे वापस लेती हूँ। मुझे अब कोमलता पसंद नहीं है। तो तुम्हें अपूर्व या गुल भी पसंद नहीं है? प्रीति रुकी, निश्चित नहीं थी कि वह उनकी नकल कर रहा था या नहीं। क्या ये सिर्फ उसके पिछले कामों जैसा नहीं था? वह सोचती थी कि आकाश को आस्था पसंद है, इसलिए उसने आस्था की कोमलता की नकल की। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने उन दोनों में से किसी को भी कभी पसंद नहीं किया था। खासकर अपूर्व को नहीं, जिसकी शादी अनामिका से होने वाली थी। स्वाभाविक रूप से वह उसे बर्बाद नहीं कर सकती थी। गुल, हालांकि वह थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकती थी। इसलिए उसने आकाश को एक हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, मुझे अभी भी गुल पसंद है। आकाश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। कुछ देर पहले की गर्मी प्रीति की कल्पना के अलावा और कुछ नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे लगता है कि न केवल तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी लगी है। एक बेकार इंसान को पसंद करना। उसकी नाराजगी से प्रीति खुश हुई। अगर वह उसे इतना नाराज कर सकती कि वह चला जाए, तो यह एकदम सही होगा। इसलिए उसने बात को और बढ़ा दिया और कहा, एक बेकार इंसान को पसंद करने में क्या गलत है? मुझे बस वह पसंद है। तुम एक प्रतिभाशाली हो सकते हो, लेकिन क्या कोई तुम्हें पसंद करता है? आकाश का चेहरा लोहे जैसा नीला पड़ गया। उसकी आवाज बर्फ जितनी ठंडी थी। चुप हो जाओ और बात मत करो। मेरा धैर्य सीमित है। मंद रोशनी में प्रीति की आवाज में निडरता का निशान था। क्या अध्यक्ष आकाश, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समायोजित कर सकता हूँ। भले ही तुम मुझे मारो, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगी। मुझे बस गुल पसंद है। तुम्हारे चेहरे पर जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं, और तुम पहले ही भूल गई हो कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई। और तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। ये गुल की माँ ने मुझे घायल किया था, गुल ने नहीं। इसके अलावा क्या तुम्हारी माँ ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई है? तुम्हें उसके बारे में बोलने का क्या हक है? वह मेरी माँ नहीं है, और भले ही वह होती, मैं तुम्हें बदला लेने से नहीं रोकूंगा। वह पहले गलत थी और उसे सजा मिलनी चाहिए। आकाश का लहजा उदासीन था। उसकी निगाह एक ब्लेड जितनी ठंडी। जो चाहो करो, बस गुल का जिक्र फिर कभी मत करना। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं उसे अपन कर दूं। अपन कर दूं? वह भी इतना बुरा नहीं लगता। वास्तव में वह एक दुश्मन का बेटा है, भविष्य में दुश्मन बनना तय है। अगर आकाश पहले उसका ख्याल रखता है तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। तो जाओ उसे मारो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम नहीं जाते हो तो मुझे लगने लगेगा कि तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि आकाश ने अचानक अपने होठों का कोना उठाया, धीरे से हंसा। प्रीति, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सचमुच चाहती हो कि मैं गुल को अपन कर दूं? तुम्हें सच में गुल पसंद नहीं है ना? नहीं तो तुम मुझे इस तरह क्यों उकसाओगी? प्रीति के आशावान चेहरे पर क्षण भर के लिए अकड़न आ गई। उसका छल पकड़ा गया था। उसे उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति से बात करते समय ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। वह लापरवाह हो गई थी। उसने कुछ हद तक अभिमानी होकर पलटवार किया। मुझे बस लगता है कि तुम गुप्ता परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते, तुम गुल को छूने की हिम्मत नहीं करते। मुझे सचमुच गुल पसंद है। आकाश नीचे झुका और उसके माथे पर चूमा, फुसफुसाते हुए, बकवास, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरी तरह के व्यक्ति को पसंद करती थी और अब तुम्हारा स्वाद पूरी तरह से बदलकर गुल जैसा हो गया है। मेरा स्वाद बदल गया है। मुझे सचमुच अब गुल जैसा व्यक्ति पसंद है। अभी भी बोलने की हिम्मत? इसे फिर से कहो और मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा। उसके सख्त चेहरे को देखते हुए प्रीति ने किसी तरह खुद को जारी रखने में असमर्थ पाया। क्या यह डर था जो उसने पिछले 5 सालों से उसके प्रति महसूस किया था, जो फिर से उभर रहा था? या क्या यह इसलिए था कि उसका जबरदस्त आभा मजबूत होती जा रही थी, उसकी दमनकारी उपस्थिति ज्यादा तीव्र थी? प्रीति को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। आकाश को उकसाने की उसकी इच्छा गायब हो गई और उसने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। उसने उस जगह को रगड़ा जहां आकाश ने चूमा था, किसी तरह से आराम महसूस किया और फिर सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि आकाश के बगल में होने से नींद उससे दूर रहेगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह कुछ ही पलों में सो गई। जब वह उठी तो बाहर पहले ही उजाला हो चुका था। जब वह उठी तब तक आकाश जा चुका था। उसकी गहरी नींद ने उसे उसके जाने का बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया था। तरोताजा होने के लिए बिस्तर से उठकर प्रीति का चेहरा वॉश बेसिन के ऊपर के शीशे में दिखा। बैंगनी निशान चले गए थे। सूजन एक याद बन गई थी। केवल 5 लाल जख्म बचे थे, हालांकि वे भी ठीक होने लगे थे और अब उतने डरावने नहीं लग रहे थे। जैसे ही प्रीति दांत साफ कर रही थी, उसने माथे पर शिकन डाली। कभी कभी जो दवा बहुत प्रभावी होती है वह इतनी अच्छी बात नहीं होती। अगर उसका चेहरा इतनी तेजी से ठीक हो गया तो वह जयंत को कैसे उकसा सकती थी और ज्यादा जानकारी कैसे प्राप्त कर सकती थी? डॉक्टर शकुंतला ने उसका चेहरा देखा और अपने परिवार की दवा की प्रभावशीलता से काफी संतुष्ट थी। प्रीति को माथे पर शिकन डालते देखकर वह खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, क्या हुआ? क्या जख्म में अभी भी दर्द हो रहा है? प्रीति ने सिर हिलाया, एक घूंट टूथपेस्ट का झाग थूकते हुए। अब दर्द नहीं हो रहा है। समस्या यह है कि यह बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। मेरी चोटें पर्याप्त डरावनी नहीं लगती हैं। तुम चाहती हो कि यह डरावनी लगे? बिल्कुल। प्रीति की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपनी दादी को देखा। क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जो जख्मों को ज्यादा डरावना बना सकती है? नहीं, लेकिन एक जख्म को डरावना दिखाना आसान है। डॉक्टर शकुंतला ने हल्के लहजे में कहा, स्पष्ट रूप से इसे मुश्किल नहीं पाया।
मैं बस कुछ दवाइयाँ मिलाऊंगी और ये तुम्हें कुछ सिखाने का अच्छा मौका है। पहले मैंने तुम्हें केवल लोगों को ठीक करना और बचाना सिखाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ आत्मरक्षा तकनीकें भी सिखा सकती हूँ। एक डॉक्टर के रूप में तुम जहर का उपयोग करना कैसे नहीं जान सकती। प्रीति उत्साहित थी। बहुत बढ़िया, मैं आत्मरक्षा सीखना चाहती हूँ। दादी ने वास्तव में उसे कभी जहर का उपयोग करना नहीं सिखाया था, लेकिन उसने खुद ही थोड़ा बहुत सीखा था। दुर्भाग्य से उसने केवल सतह को ही समझा था, दादी की विशेषज्ञता से बहुत दूर, और अब दादी आखिरकार उसे सिखाने को तैयार थी। चूंकि उन्हें दवाइयां तैयार करनी थी, प्रीति और दादी नाश्ते के तुरंत बाद वैद्यशाला चली गईं। कर्मचारी काम के लिए नहीं आए थे और चचेरी बहन वान्या हमेशा देर से आती थी, इसलिए पूरी वैद्यशाला उन दोनों के अलावा खाली थी। डॉक्टर शकुंतला ने प्रीति को बिना किसी आरक्षण के थोड़े जहरीले दवाएं बनाने का तरीका सिखाया, फिर उसे उसके चेहरे पर लगाया। चाइनीज क्लेमाटिस सूजन और दर्द को कम कर सकती है, लेकिन अगर खुराक थोड़ी ज्यादा हो जाए तो यह एलर्जी को ट्रिगर करेगी और तुम्हारे चेहरे को फिर से सूजा देगी। उसमें बैंगनी ग्रोमवेल, लाल पेओनी और सिंदूर का एक निशान मिलाओ और तुम्हारा चेहरा बैंगनी नीला हो जाएगा। हालांकि ये केवल एक दिन तक चलेगा। अगर तुम इसे अभी लगाती हो तो देर रात तक तुम्हारा चेहरा सामान्य हो जाएगा। प्रीति ने एक छोटा दर्पण पकड़ा, अपनी दादी के हाथों में अपना चेहरा धीरे धीरे बदलते हुए देखा और उसे मजेदार लगा। दादी, मुझे सिंड्रेला जैसा महसूस हो रहा है, जो आधी रात होते ही अपने मूल रूप में लौट आती है। डॉक्टर शकुंतला हंसी। सिंड्रेला एक राजकुमारी बन गई और राजकुमार के साथ नाचने गई। तुम एक सुअर का सिर बन जाती हो। तुम्हें देखकर राजकुमार शायद डरकर भाग जाएंगे, लेकिन प्रीति को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वे डरकर भाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि वे मेरे असली राजकुमार नहीं हैं। एक सच्चा राजकुमार मुझे तब भी पसंद करेगा जब मेरा सुअर का सिर होगा। डॉक्टर शकुंतला ने उस पर ठंडा पानी डाला। कोई भी सच्चा राजकुमार सुअर के सिर को पसंद नहीं करेगा जब तक कि वह राजकुमार सुअर न हो। प्रीति ने शीशे में अपने धीरे धीरे सूजते हुए गाल को देखा और जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। मेरा यह आधा चेहरा सचमुच एक सुअर के सिर जैसा लगता है। डॉक्टर शकुंतला ने उसके सिर पर थपथपाया। क्या तुम्हें वे सभी खुराकें याद हैं जो मैंने तुम्हें अभी सिखाई थी? चाइनीज क्लेमाटिस जहरीली है। याद रखना कि खुराक बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जो एलर्जी प्रतिक्रिया ट्रिगर करती है वह जानलेवा हो सकती है। चिंता मत करो दादी, मुझे सब कुछ याद है। मैं बड़ी खुराक का उपयोग नहीं करूंगी, प्रीति ने उन्हें आश्वस्त किया। डॉक्टर शकुंतला को उस पर काफी भरोसा था और उसे एक बार चेतावनी देने के बाद आगे कोई बकबक नहीं की। उन दवाओं के अलावा उन्होंने प्रीति को कई अन्य जहरीले औषधीय फार्मूले भी सिखाए। उन्होंने प्रीति से इन फार्मूलों का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने की उम्मीद नहीं की। उन्होंने केवल यह उम्मीद की कि अगर प्रीति मुसीबत का सामना करती है तो वह इन दवाओं का उपयोग करके अपनी जान बचा सकती है। कर्मचारी धीरे धीरे वैद्यशाला में आ गए थे और अपने व्यस्त दिन की शुरुआत कर दी थी। थोड़ी देर बाद चचेरी बहन वान्या भी अपने बच्चे के साथ आ गई। क्लिनिक के अच्छे राजस्व के साथ प्रीति अपनी चचेरी बहन के साथ उदार थी। पिछले 2 महीनों से उसे हर महीने 10,000 रुपये का वेतन दे रही थी। वान्या और उसके बच्चे का जीवन काफी बेहतर हो गया था। इसके अलावा प्रीति द्वारा प्रदान किए गए दोपहर के भोजन के साथ और डॉक्टर शकुंतला अक्सर बच्चे को कुछ पैसे देते हुए वान्या को अब अपने पति विवेक से पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी। बच्चे का पोषण ठीक रहा और वह बहुत तेजी से बढ़ा। वान्या खुद लंबी खड़ी हुई और उसकी मुस्कान ज्यादा बार आने लगी। हालांकि वान्या अभी भी खून देखते ही अपनी बेहोशी पर काबू नहीं पा सकी और एक्यूपंक्चर और नाड़ी निदान सीखना ऐसी चीज नहीं थी जिसे थोड़े समय में हासिल किया जा सके, इसलिए वह प्रीति को कर्मचारियों, दवाओं और भंडारण का प्रबंधन करने में मदद करती थी। हाल ही में वह खातों का प्रबंधन करना भी सीख रही थी और हर दिन बहुत व्यस्त रहती थी। सुबह तेजी से बीत गई और दोपहर में श्रीमती वर्मा अपने साथ आरुष को लाईं। उनके लिए गर्म दोपहर का भोजन लाईं, जिससे प्रीति को टेकआउट ऑर्डर करने की परेशानी से बचा लिया गया। दोपहर के भोजन के दौरान आरुष ने प्रीति के कान में फुसफुसाया, प्रीति, तुम्हारा दोपहर का भोजन खासकर दूसरे भाई ने तुम्हारे लिए तैयार करवाया था। प्रीति के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका भोजन एक अलग टिफिन बॉक्स में पैक था और दूसरों से अलग था। उसने सोचा था कि चोट के कारण दादी श्रीमती वर्मा ने विशेष रूप से बनवाया होगा, लेकिन यह आकाश की तरफ से था। उसने अपना सिर झुका लिया और उसके खाने का तरीका तुरंत सामान्य हो गया। ये फिर से वही क्यों है? तुम्हें चोट लगी है और वह तुम्हारी चिंता कर रहा है, आरुष ने कहा। और वह दूसरों की चिंता करना जानता है। पहले तो नहीं, पर हाल ही में ऐसा लगता है कि वह बदल गया है। वैसे मैंने आकाश को किसी और के लिए दोपहर का भोजन तैयार करते कभी नहीं देखा। वह इतना ठंडा और लापरवाह है कि अगर कोई उसके सामने भूखा मर भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया, क्या ये परवाह नहीं है? प्रीति ने जवाब नहीं दिया, पर अतीत में आकाश के साथ हुई कुछ छोटी मुलाकातों को याद करने लगी। भले ही आकाश ने पहले कभी उसे पसंद नहीं किया था, पर उसने उसके साथ बुरा व्यवहार भी नहीं किया। जब भी प्रीति कोई अनुरोध करती, वह आमतौर पर उसे पूरा कर देता। अगर वह उससे खाना बनाने को कहती तो वह खाना भी बना देता, लेकिन अगर प्रीति नहीं कहती तो वह कुछ भी नहीं करता। इस तरह खुद से उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार करना ये पहली बार था। ओह हाँ, मैंने 20 मिलियन उधार लिए और तुम्हारे अस्पताल में निवेश कर दिए। मैं तुम्हारे साथ मिलकर पैसा कमाना चाहती हूँ। आरुष की आवाज में उत्साह था। प्रीति हैरान हुई, तुमने 20 मिलियन कहाँ से उधार लिए? आरुष एक शानदार मुस्कान के साथ चमकी, आकाश से। जैसे ही उसने सुना कि मैं तुम्हारे अस्पताल में निवेश करना चाहती हूँ, उसने तुरंत मुझे उधार दे दिया। हे भगवान, आकाश तुम पर पूरी तरह फिदा है। वह आखिरकार तुम्हारे हाथों में आ गया है और यह बहुत अच्छा है। प्रीति ने सिर हिलाकर इनकार किया, वह मुझ पर फिदा नहीं हुआ है और न ही मेरे हाथों में आया है। अगर कुछ है तो वह आस्था है जिसके लिए वह फिदा हुआ है।
नहीं, हालांकि आकाश आस्था से मूर्ख बन गया था, पर वह महज एक पल की लापरवाही थी और उसे फिदा होना नहीं कहा जा सकता। जब वह आस्था के आसपास होता है तब भी वह काफी होश में रहता है। आरुष ने कहा। आरुष अभी भी प्रीति को अपनी दूसरी भाभी बनाना चाहती थी, इसलिए वह आकाश के लिए अच्छा बोले बिना नहीं रह सकी। आकाश तुम्हारे साथ अलग है। मैं अभी की नहीं, अतीत की भी बात कर रही हूँ, वह हमेशा तुम्हारे साथ अलग था। शायद तुम्हें पता भी नहीं चला और वह चुपचाप तुम्हारी मदद करता रहा। याद है जब तुमने मेरे नीलामी घर में काम करना शुरू किया था? यह आकाश ने ही मुझसे तुम्हें संपर्क करने के लिए कहा था। किसी और के लिए वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उनके पास नौकरी है या नहीं। आरुष ने पहले भी प्रीति को यह बात बताई थी। प्रीति, क्या तुम सच में आकाश के बारे में फिर से नहीं सोचोगी? प्रीति ने सिर हिलाया। फिर से नहीं सोचना। तलाक से मिले घाव और उसकी छायाएं अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई थीं। वह अभी भी आकाश से नाराज थी। उसकी शुरुआती उदासीनता और उसे बेरहमी से छोड़ने पर उसे गुस्सा था। उसे इतना दृढ़ देखकर आरुष के चेहरे पर चिंता छा गई। लेकिन अगर तुम आकाश पर विचार नहीं करती हो तो मुझे डर है कि बड़े चाचा उसके लिए एक नई पत्नी की तलाश शुरू कर देंगे। क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है? प्रीति ने फिर से खाना रोक दिया, पर फिर जल्दी से सिर हिलाया। उसका अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सही है कि वह शादी के लिए किसी योग्य को ढूंढे। क्या बात है, तुमने कुछ सुना है? मैंने यह आस्था से सुना, जो किसी वजह से हाल ही में हमारी बड़ी चाची के करीब आ रही है, यहाँ तक कि उन्हें आस्था अस्पताल का मानद निदेशक बनाना चाहती है। ये तो ऐसा है जैसे नेवला मुर्गियों से मिलने आया हो। इरादे निश्चित रूप से अच्छे नहीं हैं। बड़ी चाची ने आस्था को संकेत दिया कि बड़े चाचा आकाश के लिए एक कुलीन महिला के साथ गठबंधन विवाह पर विचार कर रहे हैं। आकाश के लिए एक कुलीन महिला के साथ गठबंधन विवाह। प्रीति को नहीं पता था क्यों, पर आकाश की छवि रिंक्षा के साथ गुप्ता परिवार समूह में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की छवि अचानक उसके दिमाग में कौंध गई। कुलीनता की बात करें तो रिंक्षा से अधिक कुलीन कौन हो सकता है? क्या ये वह हो सकती है? प्रीति ने धीरे से सिर हिलाया, उन विचारों को परे धकेला और धीमी आवाज में पूछा, अगर आकाश एक कुलीन महिला के साथ गठबंधन विवाह करने वाला है तो आस्था का क्या होगा? उसने तो आकाश से शादी करने का सपना देखा है। अगर आकाश किसी और से शादी कर लेता है तो क्या वह इसे सहन कर पाएगी? बेशक वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। वह हर दिन मेरे पास रोने आती है, यहाँ तक कि मुझे आकाश को उसे स्वीकार करने के लिए समझाने के लिए भी कहती है। मेरे पास ऐसा करने की शक्ति कैसे हो सकती है? और अगर होती भी तो भी मैं आकाश को उसे स्वीकार करने के लिए कभी नहीं समझाती। आरुष के स्वर में तिरस्कार था। उसमें कुछ तो शर्म है। मेरे बड़े भाई के बच्चे को लेकर और जोर देकर कहती है कि वह आकाश का है। आकाश को तलाक देने और उससे शादी करने के लिए धोखा दिया। अब जब उसका असली रंग सामने आ गया है तब भी वह आकाश से मिलने का साहस करती है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, आकाश अब उसे पूरी तरह से अनदेखा करता है। वह दूसरी बार उससे मूर्ख नहीं बनेगा। प्रीति मुस्कुराई। मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? आकाश का उस पर ध्यान देना या न देना अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जिसे चिंतित होना चाहिए वह उसकी भविष्य की पत्नी है। आरुष आह भरे बिना नहीं रह सकी। ऐसा लगता है कि तुम सच में अब आकाश को पसंद नहीं करती हो। तुम मुस्कुरा भी सकती हो जबकि मैं कह रही हूं कि वह किसी और से शादी कर रहा है। आकाश के पास सच में कोई सौभाग्य नहीं है। वह तुमसे शादी नहीं कर सकता। वह अब चुपके से रो रहा होगा। प्रीति उसके शब्दों पर हंसे बिना नहीं रह सकी। आकाश चुपके से रो रहा है। यह विचार ही मजाकिया था। हालांकि आकाश कभी नहीं रोएगा। वह केवल दूसरों को रुलाएगा। वह खुद एक भी आंसू नहीं बहाएगा। दोपहर के भोजन के बाद आरुष दादी श्रीमती वर्मा के साथ चली गई अपने नीलामी के काम को देखने। प्रीति भी संगम अस्पताल की ओर चली गई। रोगी नंबर 517 को चिकित्सा ज्ञान पढ़ाना जारी रखने के लिए तैयार थी, इस उम्मीद में कि वह जल्द ही उसके चिकित्सा क्लिनिक में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि जब वह अपने कार्यालय पहुंची तो उसने नेहा को प्रवेश द्वार पर एक बेचैन नजर के साथ खड़ा देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने काफी देर तक उसका इंतजार किया है। प्रीति के कदम एक पल के लिए ठिठके, इससे पहले कि वह नेहा को अनदेखा करके आगे बढ़ी और अपने कार्यालय का दरवाजा खोला। जैसे ही नेहा ने अंदर आने की कोशिश की, प्रीति ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने नेहा को एक दबी हुई आह भरते हुए सुना, जिसके बाद उसने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और कोसते हुए कहा, तुम छोटी घटिया औरत, तुम कितनी गंदी हो, जानबूझकर ऐसा कर रही हो। इस वक्त दरवाजा खोलो। प्रीति ने दरवाजा खोला तो देखा कि नेहा की नाक टक्कर से लाल हो गई थी। उसे थोड़ा संतोष महसूस हुआ। ओ प्रिय श्रीमती गुप्ता, आपका भाई। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आपको देखिए, आपने अपनी नाक पर चोट मार ली है। आप पहले से ही सुंदर नहीं थी और अब एक बर्बाद नाक के साथ, क्या ये और भी बदसूरत नहीं है? अगली बार और सावधान रहें। प्रीति के साथ बाहर बहस करने से परिचितों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। इस डर से नेहा प्रीति के कार्यालय में दाखिल हुई। उसे गुस्से से घूरते हुए, तुमने जानबूझकर मेरी नाक पर टक्कर मारने की हिम्मत की। क्या तुम मुझे बदसूरत बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ श्रीमती गुप्ता? हालांकि आपने मुझे कुरूप बना दिया था, पर मैं आप जितनी दुष्ट नहीं हूँ। चूंकि आपका चेहरा पहले से ही कुछ हद तक कुरूप दिखता है, इसलिए मुझे उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता? नेहा ने ताना मारा, तुम मेरे सामने इतनी तेज जुबान और कड़वी हो, लेकिन मेरे ससुर और मेरे पति जयंत के सामने तुम निर्दोष और दयालु का नाटक करती हो। तुम वाकई में शातिर और दिखावा करने में माहिर हो। केवल मैं ही तुम्हारा असली चेहरा जानती हूँ, बाकी सब तुम्हारे धोखे में आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है, अगर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया तो तुम्हारे लिए कौन बोलेगा? श्रीमती गुप्ता, आपने पहले ही मुझे कुरूप बना दिया है। आपको नहीं लगता कि मैं अभी भी आपके प्रति दयालु रहूंगी, है ना? प्रीति ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। क्या आपको लगता है कि दुनिया में केवल आप ही चतुर हैं और बाकी सब बेवकूफ हैं? मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ जैसा वे मेरे साथ करते हैं।
अगर आपको केवल मेरी तेज जुबान ही दिखाई देती है तो ये केवल ये साबित करता है कि आप भी उतनी ही तेज जुबान हैं। आपको मेरे बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। नेहा गुस्से से सफेद पड़ गई। मैं तेज जुबान और कड़वी नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे पति को बहकाया और अब तुम मेरे पति और बेटे को बहका रही हो। तुम्हारे चेहरे को कुरूप करना बहुत हल्की सजा होगी। मुझे तुम्हें और तुम्हारी माँ के कुकर्मों को उजागर करना चाहिए। तुम्हें सामाजिक रूप से मृत कर देना चाहिए। तुम्हें और तुम्हारी माँ को हजारों वर्षों तक थूकने के लिए मजबूर करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो और उजागर करो। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि सामाजिक रूप से कौन नष्ट होगा। प्रीति ने उसकी धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ भी उजागर करें, आपको अपने पति जयंत से स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि क्या यह मेरी माँ थी जिसने उसे बहकाया, या उसने मेरी माँ को धोखा दिया। और आप जयंत की साथी थीं। क्या साथी? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ पीड़ित हूँ। सच्चाई को मोड़ने की कोशिश करना बंद करो। सच्चाई को मोड़ने वाली आप हैं। प्रीति ने उसे ठंडेपन से देखा। मेरी माँ ने आपके पति को बहकाया नहीं, यह आपके पति थे जिन्होंने उनसे झूठ बोला, ये कहकर कि उन्होंने पहले ही आपको तलाक दे दिया है। और आपने भी मेरी माँ को बताया कि आपका तलाक हो चुका है। आपने और आपके पति ने मिलकर मेरी माँ को धोखा दिया और अब आप उस पर कलंक भी लगाना चाहती हैं। नेहा के चेहरे पर एक पल की हैरानी दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही गुस्से में आ गई। बकवास, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने जो कहा वह यह था कि अगर जयंत मुझे तलाक देता है तो वह बिना कुछ लिए चला जाएगा। उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, वह कंगाल हो जाएगा, इसलिए जयंत मुझे कभी तलाक नहीं देगा। ये तुम्हारी माँ होगी जो अपनी छवि को सही साबित करने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए वह मुझ पर कलंक लगा रही है। मुझे लगता है कि आप हैं जो उस पर कलंक लगा रही हैं। वह पहले से ही एक घर तोड़ने वाली है, एक बेशर्म औरत जिसने मेरे पति को बहकाने और मेरे परिवार को नष्ट करने की कोशिश की। क्या उसे अभी भी मेरी जरूरत है कि मैं उस पर कलंक लगाऊं? प्रीति एक कदम आगे बढ़ी, उसका लहजा बर्फीला था। आपको अपनी जुबान संभालनी चाहिए। अगर आप मेरी माँ के बारे में बकवास करना जारी रखती हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप अपनी बाकी की जिंदगी के लिए बोल न सकें। आपको गूंगा बना दूंगी। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से डर गई। अगर मैं गूंगी हो जाती हूँ तो तुम एक लाश बन जाओगी। मुझे धमकी दे रही हो? क्या मजाक है? धमकी देने वाली हमेशा मैं ही रही हूँ, कोई मुझे धमकी देने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे समय से आरामदायक रही हैं और आपको एहसास नहीं है कि समय बदल गया है। आप बूढ़ी हो गई हैं और अब सक्षम नहीं हैं, इसलिए आपको आजकल के सूक्ष्म तरीकों के बारे में नहीं पता है जो चुपचाप अदृश्य रूप से आपको गूंगा बना सकते हैं। प्रीति ने उसे बेफिक्री से देखा। आपको श्राप देना और तमाशा करना पसंद है, इसलिए गूंगा बनना काफी असहनीय होना चाहिए, है ना? कोशिश करना चाहती हैं। नेहा गुस्से से फटने वाली थी। वह प्रीति को न तो शब्दों से और न ही उपस्थिति से दबा सकती थी। ये प्रीति अपनी डरपोक और काया माँ जैसी बिल्कुल नहीं थी। अगर तुमने मुझे गूंगा बनाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। दांत पीसते हुए नेहा ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम वर्मा परिवार तक पहुंच गई हो और दादी श्रीमती वर्मा को अपनी दादी के रूप में पहचान लिया है, तुम्हारे पास एक मजबूत सहारा है? तुम्हें लगता है कि तुम अब मेरे सामने खड़ी हो सकती हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को दो चींटियों की तरह आसानी से कुचल सकती हूँ। तुम्हें अपनी परवाह नहीं हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी दादी की परवाह तो होगी, है ना? विश्वास करो या न करो, मैं अभी उसके लिए एक दुर्घटना में मरने की व्यवस्था कर सकती हूँ। प्रीति का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। तुम मुझे मेरी दादी से धमकी दे रही हो? क्या तुमने मेरी माँ के साथ पहले ऐसा ही किया था? तो क्या हुआ अगर मैंने किया? क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्योंकि दादी श्रीमती वर्मा ने तुम्हें अपनी पोती के रूप में पहचान लिया है, वर्मा परिवार तुम्हारी खातिर गुप्ता परिवार को नाराज करेगा? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम मर भी जाओ तो भी वर्मा परिवार गुप्ता परिवार को दोष नहीं देगा और फिर भी एक गुप्ता बेटी के साथ गठबंधन विवाह पर विचार करेगा। प्रीति ने उसे ठंडेपन से देखा। वह गुप्ता और वर्मा परिवारों के बीच आसन्न गठबंधन विवाह के बारे में नेहा के खुलासे पर भी विचार नहीं कर पाई। उसका दिमाग, मैं अभी उसके लिए एक दुर्घटना में मरने की व्यवस्था कर सकती हूँ, शब्दों से गूंज रहा था। नेहा के मन में हत्या का एक भयंकर इरादा था और उसने निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त मौत के परिदृश्यों की साजिश रची होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मां की मौत वास्तव में उसके द्वारा काम पर रखे गए हत्यारे का परिणाम थी? प्रीति का चेहरा पीला पड़ते और बेजुबान होते देखकर नेहा ने सोचा कि वह उसे डराने में सफल हो गई है और गर्व और संतुष्टि के साथ कहा, क्या बात है, अब डर गई? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितनी हास्यास्पद हो? केवल एक देहाती गंवार और अभी भी गुप्ता परिवार के खिलाफ खड़े होने का सपना देख रही हो। मेरे खिलाफ ये बस बेतुका है। क्या होगा? घुटने टेकने और माफी मांगने पर विचार करना चाहती हो? अगर तुम्हारा रवैया काफी विनम्र है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को बाहर निकलने का रास्ता दे सकती हूँ। मैं काफी उदार हूँ। आखिरकार अगर तुम बड़े करीने से और ठीक से घुटने टेकती हो तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आखिरकार तुम्हारा चेहरा कुरूप है और तुम अब मेरे बेटे गुल को बहका नहीं पाओगी। प्रीति ने उसके अभिमानी और दबंग शब्दों को सुना। उसके होठों के कोने एक उपहास भरे वक्र में ऊपर उठे। घुटने टेककर माफी मांगू? क्या तुम अपने बारे में बात कर रही हो? मैं सबसे ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझे मेरी दादी के जीवन से धमकाए। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम बर्बाद हो जाओ और तुरंत बदनाम हो जाओ। हा, तुम कितनी बड़ी बातें करती हो। नेहा को लगा कि उसने एक बहुत बड़ा मजाक सुनाया है। उसकी धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बस तुम मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करोगी। ऐसा लगता है कि तुमने गांव में बहुत अधिक समय बिताया है और बाहर की दुनिया के तरीके नहीं जानती हो। मेरे जैसी एक अमीर परिवार की श्रीमती गुप्ता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी हूं जिससे तुम निपट सकती हो? अकेले बेशक मैं आपसे निपट नहीं सकती। तुम्हारे समर्थक हैं। कौन? मुझे यह मत बताओ कि तुम दादी श्रीमती वर्मा का जिक्र कर रही हो।
तुम कितनी भोली हो। दादी श्रीमती वर्मा अधिक से अधिक दिखावे के लिए तुम्हारे लिए कुछ मुआवजा मांगेगी। आखिरकार तुम और तुम्हारी दादी में बीमारियों का इलाज करने का कुछ वास्तविक कौशल तो है। बूढ़े लोग सबसे ज्यादा दीर्घायु चाहते हैं और मौत से डरते हैं। वह सिर्फ अपनी जिंदगी लंबी करने के लिए तुम्हारे साथ अच्छी है। प्रीति ने उसे एक ठंडी मुस्कान दिखाई। मेरा सहायक निश्चित रूप से दादी नहीं है, यह आप हैं, श्रीमती गुप्ता। नेहा के चेहरे पर सतर्कता दिखाई दी। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि जिस तरह से आपने पिछली बार मेरे चेहरे को चोट पहुंचाई थी, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। और इस बार जहां आपने मुझे मेरी दादी के जीवन से धमकी दी, मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे ही प्रीति ने बात की, उसने दीवार के कोने की ओर इशारा किया जहां निगरानी कैमरा लगा था। श्रीमती गुप्ता, आप हर बार आती हैं तो मुझे डांटने में बहुत व्यस्त होती हैं। क्या आपने मेरे कार्यालय में निगरानी नहीं देखी? नेहा का रंग बदल गया और उसने प्रीति को उग्र रूप से घूरा। इस निगरानी कैमरे पर संकेतक प्रकाश चालू नहीं है, ये स्पष्ट रूप से टूटा हुआ है। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे मूर्ख बना सकती हो। श्रीमती गुप्ता को पता होना चाहिए कि कुछ निगरानी कैमरे बिना संकेतक रोशनी के डिजाइन किए जाते हैं ताकि ध्यान आकर्षित न हो, है ना? अस्पताल की निगरानी कैसे टूट सकती है? श्रीमती गुप्ता, आपने यहाँ जो कुछ भी कहा और किया है वह रिकॉर्ड कर लिया गया है। अगर मैं इसे जारी करती हूँ तो अंदाजा लगाए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके गुप्ता परिवार में बहू होने के नाते और आपके बच्चों की ऐसी दुर्भावनापूर्ण मां होने के नाते, क्या आपको लगता है कि वर्मा परिवार अभी भी आपके और गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन विवाह करना चाहेगा? इसके अलावा अगर आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है तो क्या जयंत अभी भी आपके साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखेगा? ये देखते हुए कि वह कितना अस्थिर है, वह आपको तुरंत छोड़ देगा और किसी युवा और सुंदर से शादी कर लेगा, आपको नहीं लगता? प्रीति के हर वाक्य के साथ नेहा का चेहरा गहरा होता गया। अभी निगरानी फुटेज हटाओ। क्यों? श्रीमती गुप्ता, क्या आप डर गई हैं? शायद आप घुटने टेक कर माफी मांगने पर विचार करेंगी। अगर आप काफी विनम्र हैं तो मैं भी निगरानी फुटेज हटाने पर विचार कर सकती हूँ। प्रीति ने उन शब्दों को नेहा को लौटा दिया जैसे वे दिए गए थे और नेहा के चेहरे को गुस्से से हरे और सफेद रंग के बीच बदलते देखकर उसने एक और बम गिराया। एक और बात, ऐसा लगता है कि आपके प्यारे पति आपसे रहस्य छिपा रहे हैं। वास्तव में जयंत मेरे जैविक पिता हैं। इस खुलासे से नेहा हिल गई, उसकी आवाज इनकार में गरज उठी। असंभव। आप इतनी बेवकूफ हैं। मैं ऐसी बात पर झूठ क्यों बोलूंगी? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप वापस जाकर जयंत से क्यों नहीं पूछती और मेरे झूठ को तुरंत उजागर क्यों नहीं करती? कल वह मुझे फिर से पैसे देने आए थे, ईमानदारी से मुझे उनके साथ गुप्ता परिवार में वापस जाने के लिए राजी कर रहे थे, गुप्ता परिवार की लाडली बेटी बनने के लिए। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। आराम से बोलते हुए प्रीति गहरी सोच में लग रही थी। लेकिन आज आप लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि गुप्ता परिवार कितना शक्तिशाली है, आप कितनी दबंग अमीर परिवार की हैं। आपने मुझे डगमगा दिया है। शायद मुझे जयंत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए और उनके साथ गुप्ता परिवार में वापस जाकर उनकी युवा मालकिन बन जाना चाहिए। इस तरह मुझे अब गुप्ता परिवार का लाभ उठाने के लिए आपसे डरने की जरूरत नहीं है ना? नेहा को अपने दिल में एक ठंडक महसूस हुई और उसने जयंत को एक और अवैध बेटी होने के लिए डांटने की भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसने प्रीति को सदमे और गुस्से से देखा। तुम कितनी शातिर हो। तुम पूरी तरह से जानती थी कि तुम जयंत की बेटी हो, फिर भी तुमने मुझसे कहा कि तुम जयंत और गुल में से किसी एक से शादी करने का चुनाव करना चाहती हो। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुमने मुझे गुस्सा दिलाने का इरादा किया। तुम जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहती थी। प्रीति ने आह भरी। आपने मुझ पर गलत आरोप लगाया है। पहली बार जब आप आई, मुझे कोई पता नहीं था कि जयंत मेरे जैविक पिता हैं, और बेशक मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा मेरे उसी पिता से मेरा सौतेला भाई है। मुझे वास्तव में आपका बेटा गुल काफी पसंद था। कितना अफसोस है। तुम भयानक हो। नेहा अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। तुम एक संकी हो। गुप्ता परिवार के अन्य सदस्यों के सामने तुम सज्जन और दयालु होने का नाटक करती हो, लेकिन हकीकत में तुम एक प्रतिशोधी महिला हो। मैं तुम्हें कभी भी गुप्ता घर में प्रवेश नहीं करने दूंगी और तुम्हें कभी भी गुप्ता परिवार की कीमती बेटी बनने का मौका नहीं मिलेगा। प्रीति ने उसे ठंडक से भरी मुस्कान दी। मैं ऐसी विद्रोही हूँ? अगर आप मुझे गुप्ता परिवार के घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहती तो मैं ठीक वैसा ही करने पर जोर दूंगी। वैसे भी क्या मैं गुप्ता परिवार की बेटी बनती हूँ या नहीं, ये तय करना आपके हाथ में नहीं है। आपका उपनाम गुप्ता नहीं है ना? तुम हिम्मत कैसे करती हो? नेहा गुस्से में चीखी। अगर तुम गुप्ता परिवार के घर में कदम रखने की हिम्मत करती हो तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी दादी एक भयानक मौत मरे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पास तरीके हैं। तुम्हें बेहतर व्यवहार करना चाहिए और अपनी देहाती गंवार वाली पहचान बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। प्रीति ने उसे उदासीनता से देखा। उसका लहजा न तो जल्दबाजी में था और न ही धीमा। श्रीमती गुप्ता फिर से मुझे मेरी दादी से धमकी दे रही हैं। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया कि मुझे नफरत है जब लोग मुझे मेरी दादी से धमकी देते हैं? वह बुढ़ापे की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वह लगातार परेशान और श्रापित हुए बिना अपनी संध्या के वर्षों का आनंद ले सकती हैं। मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्या आपके नहीं हैं? श्रीमती गुप्ता, मेरी कमजोरी मेरी दादी है तो आपकी क्या है? गुल या आपकी दो बेटियां फूलों की तरह सुंदर। आपने मेरा चेहरा कुरूप कर दिया और मैं जाकर उनका कुरूप कर दूंगी। ये कैसा लगता है? उचित है ना? जहां तक गुल की बात है, उसे शायद परवाह नहीं होगी कि उसका चेहरा कुरूप हुआ है या नहीं, लेकिन वह महिलाओं के साथ इतना घूमना पसंद करता है। क्या होगा अगर मैं उसे ड्रग्स दे दूं और वह एक आदमी होने की क्षमता खो दे? क्या आपको लगता है कि वह मर जाने से बेहतर महसूस करेगा? 6 श्रीमती गुप्ता, आप इतनी भयानक क्यों दिख रही हैं? डर गई हैं? अब घुटने टेक कर माफी मांगना बहुत देर नहीं हुई है।
नेहा ने उसकी ओर इशारा किया, पूरी तरह से कांपते हुए। उसकी आवाज भी गुस्से से बदल गई। अगर तुमने मेरे बेटे या बेटी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रीति की अभिव्यक्ति आत्मविश्वासपूर्ण और संयमित थी। मुझे मार डालिए और कोई भी आपके बेटे का इलाज नहीं कर पाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो बस कोशिश करें। मैं सिर्फ एक बेकार देहाती गंवार हूँ। आपके बेटे का जीवन मूल्यवान होना चाहिए, है ना? मेरी जिंदगी को उसके लिए बदलना लायक होगा। तुम वास्तव में एक पागल औरत हो। तुम एक पागल हो। नेहा श्रापों में फट पड़ी। तुम मनहूस लड़की, अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगी। मैं तुम्हें मगरमच्छ के तालाब में फेंक दूंगी ताकि मगरमच्छ तुम्हें फाड़ दें। प्रीति ने सोचा, क्या आपने पहले लोगों को ऐसे ही मारा है? आपने कितनों को मारा है? नेहा का दिल दौड़ गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब किसी को मारा है? अगर आपने कभी किसी को नहीं मारा है तो आप इतनी आसानी से, इतनी स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कैसे बोलती हैं? आपने एक तरीका भी बताया जो दिखाता है कि आपने इसकी कल्पना की है। शायद पहले भी ऐसा किया हो। प्रीति ने नेहा को उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखा। श्रीमती गुप्ता मुझे पागल और सनकी कहती रही हैं, लेकिन पता चला कि वास्तव में पागल और सनकी व्यक्ति आप हैं। क्या कोई और जानता है कि आप इतनी निर्दयी हैं? आप दूसरों के सामने एक कुलीन महिला के रूप में पेश आती हैं, लेकिन आपने मुझे अपना निर्दयी दिल दिखाया है। आप वास्तव में भयानक हैं, श्रीमती गुप्ता। अपना मुंह बंद करो। तुम मुझे इसमें धकेल रही हो। श्रीमती गुप्ता पासा पलटने में काफी कुशल हैं। आप वह थी जिसने मेरे चेहरे को घायल किया, मेरी दादी के जीवन को धमकी दी, लेकिन अब आप दावा करती हैं कि मैं आपको मजबूर कर रही हूँ। प्रीति अचानक हल्के से हंस पड़ी। तो मेरा गुप्ता परिवार की बेटी बनना भी इसलिए है क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया। मैं आपको गुप्ता घर पर मिलती हूँ, श्रीमती गुप्ता। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।